Good afternoon, everyone. I, CA Anurag Khandelwal, Secretary Mathura Branch of CIRC, welcomes you all in today's webinar. Topic for today's DCM is implication of relaxation on director report, auditor's report, and annual filing. Today with us we have CA Sanjeev Agarwal ji, Vice Chairman, Mathura Branch, CA Sunandra Khandelwal ji, Treasurer, Mathura Branch, CA Rajkumar Agarwal ji, Executive Member, Mathura Branch. We are also honored to have with us CA Dinesh Kumar Jain ji, Secretary CIRC. We are also joined by our resource person, CS Reema Jain ji. She is a fellow member of ICSI who possesses 8-year experience in company law, IBC, and financial services. Now, I would like to request CA Sanjeev sir to deliver his welcome note. थैंक यू अनुराग जी। सर्वप्रथम तो सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा मैं वेलकम करता हूं आज की हमारी स्पीकर दिल्ली की CS रीमा जैन जी का। इस टॉपिक का मैं बहुत दिनों से इंतजार था। एक्चुअली हम लोग अपने ऑफिस में कंपनीज की ऑडिट लगभग फाइनल कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि उनकी रिपोर्ट्स को फाइनल करने का, उनकी एनुअल फाइलिंग का, AGM कराने का। तो बिल्कुल लास्ट आवर्स में जब बिल्कुल जरूरी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण सेमिनार होने जा रही है। तो एक बार फिर से CS रीमा जैन जी का स्वागत है हमारे CIRC के सेक्रेटरी, बहुत ही डायनामिक, बहुत ही एनर्जेटिक CA दिनेश जैन सर का, साथ ही मथुरा ब्रांच के सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर, पास्ट चेयरमैन और जो मथुरा ब्रांच के मेंबर्स तथा जो दूसरी और ब्रांचों के मेंबर, क्योंकि इस वर्चुअल मीट में तो सारे हिंदुस्तान में से कहीं से भी मेंबर शामिल हो सकते हैं, उन सभी का मथुरा ब्रांच की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I would like to call CA Dinesh Jain sir for his words of wisdom. Thank you very much, Anurag ji. Respected Jitendra Chaturvedi ji, in absentia, Chairman Mathura branch, कुछ इमरजेंसी उनकी आ गई। संजीव अग्रवाल जी, वाइस चेयरमैन मथुरा ब्रांच। और सर आपको देखते हुए मुझे लग रहा है कि एनर्जी बहुत, और आपको देखने के बाद एनर्जी ज्यादा आ गई और सर एकदम। मैडम अनुराग खंडेलवाल जी, सेक्रेटरी मथुरा ब्रांच, मैडम सुनंदा जी, ट्रेजरर मथुरा ब्रांच, और मेरे ख्याल से शायद इनका भी काफ़ी रोल है इस पर्टिकुलर आज की वेबिनार के अंदर। और जैसा संजीव जी बोल रहे थे कि इस पर्टिकुलर वेबिनार की बहुत नीड थी, और सर इस बारे में मैं आपको एडिशन देना चाहूँगा कि मथुरा ब्रांच बढ़िया, बहुत शानदार काम कर रही है, और जहाँ जहाँ जिस प्रोग्राम की नीड है वो प्रोग्राम तुरंत आप लोग कर रहे हैं। और यही इसीलिए शायद हम लोग चुन के आए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। राजकुमार अग्रवाल जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर मथुरा ब्रांच। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस पेंडेमिक ने नो डाउट तकलीफें बहुत दी हैं, लेकिन कुछ जिंदगी आसान भी कर दी। पहले हर चीज़ के लिए हमको समय और बाकी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी, समय देना होता था और हमको जाना ही पड़ता था। अब शायद हम घर बैठे हुए सब कुछ सुन भी पा रहे हो, सब कुछ काम कर भी पा रहे हो, और हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। इनिशियल डेज के अंदर कुछ तकलीफ जरूर थी, लेकिन अब तो लोग हैबिचुअल हो गए वर्क टू होम के। अब सारे काम हो रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं बचा जो काम नहीं हो रहा हो। और इवन हम ये कह सकते हैं कि स्पीडली हो रहा है। और नेटवर्किंग तो पर्टिकुलरली इस पेंडेमिक में नेटवर्किंग इतनी बढ़ चुकी है, शायद लोग पहले, जैसे रीमा मैडम दिल्ली से, सॉरी मैडम, जी सर, रीमा मैडम दिल्ली से, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली। शायद अगर ये कोविड नहीं होता तो रीमा मैडम को बुलाना मथुरा के अंदर और रीमा मैडम का मथुरा में आना अपने आप के अंदर वो भी एक बड़ा टास्क होता है। तो इस कोविड की देन है कि रीमा मैडम का जो लेक्चर है हम सब सुन पाएंगे उस चीज को, और उससे लाभान्वित हो पाएंगे। तो ये इस पेंडेमिक के नो डाउट तकलीफें हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिना माइनस के कभी कोई प्लस नहीं होता। जब कभी कोई चीज लूज करने के लिए आती है तो उस टाइम नजर आता है कि इस लूजिंग से हम क्या गेन कर सकते हैं। और हम गेन यही कर रहे हैं कि नेटवर्किंग इन दिनों जो बढ़ रही है, इतने मेल मिलाप और इतने कनेक्टिविटी शायद कभी हो नहीं पाए थे। क्योंकि पहले हमारा जो लाइफ का ढर्रा था वो यही था कि सुबह निकलना, ऑफिस जाना है, शाम को आना है, वही डिनर किया और गो टू बेड अगेन मॉर्निंग, और पूरे डेली का ये रूटीन था। अब हमारे पास समय बहुत है, हमको लग रहा है कि किस दोस्त से बात कर सकते हैं या किस रिलेटिव से बात कर सकते हैं, वो शायद पहले बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। और आज का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी रिलेवेंट। जैसे संजीव जी ने बोला कि कंपनीज की ऑडिट का जो बिल्कुल ये पीक टाइम है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, एनुअल फाइलिंग, इसके अंदर गवर्नमेंट बहुत रिलैक्स दे चुकी है। जिस तरह से हर चीज़ में रिलैक्स दिया है, गवर्नमेंट को रिलैक्स देना भी था और गवर्नमेंट ने दिया भी। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ तारीफ हम गवर्नमेंट की करेंगे कि जहाँ जहाँ उनको लग रहा है वहाँ पर एडवांस के अंदर गवर्नमेंट आगे से आगे पहुँच के
रिलैक्सेशन दे रही है। तो गवर्नमेंट को पता है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या एंटरप्रेन्योर, हम सब मिलके ही चीजें बनती है, हम सब मिलके ही आगे चीजों को आगे बढ़ाएंगे और हम सब उस दौर से बाहर निकलेंगे तो शायद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। जिस तरह लग रहा है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो संकट में है या वो तकलीफ में है, लेकिन लोगों को ये भी, लोग साथ में ये भी कह रहे हैं कि एक बार जब कोविड से बाहर निकलेंगे तो लोग बहुत ज्यादा दुखी होकर घर के अंदर बैठ के, तो हो सकता है सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बूम वो ही करेगी, लेकिन एक वक्त तक हमको उसके लिए वेट करना है। काफी रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट ने दिए, तो रीमा मैडम उसको बिल्कुल डिटेल में बताएंगी क्या क्या रिलैक्सेशन है, किस किस तरह से रिलैक्सेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट वो हमसे आके पूछता है, जो सारा बर्डन है रात रात भर हमको जागना होता है उसके लिए भी, वो क्लाइंट हमारा कभी भी नहीं जागता है, जागते हैं हम ही। और उतनी टेंशन जितनी टेंशन हम लेते हैं शायद वो क्लाइंट भी अपने लिए टेंशन कभी नहीं लेता है, क्योंकि हम उसके लिए एक सजग प्रहरी हैं और हमेशा उसके लिए उसका पेनल्टी नहीं लगे और उसके टाइम से रिटर्न फाइल हो जाए, इसके लिए हम डे नाइट काम करते हैं और हम वो काम करते रहेंगे। एनुअल फाइलिंग के अंदर एक्सटेंशन, सब जगह एक्सटेंशन मिली है, तो रीमा मैडम इसमें एक्सपर्ट भी और सिविल एक्सप्लेन वेरी वेल, और हम सब उससे लाभान्वित भी होंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन टू मथुरा ब्रांच to organize such a particular webinar on this topic. Thank you very much. Jai Hind, Jai ICI. Thank you so much, sir. Thank you. Now, I would like Reema ma'am to start her deliberation and share his knowledge among the members. Over to you, Reema ma'am. Thank you. In the same order, if I would say, Sunandana ji, since I first had a word with her on this particular topic, and I would also like to thank the Secretary CIRC, CA Dinesh Jain ji, who's here for his august presence, CA Sanjeev Agrawal ji, Vice Chairman of Mathura Branch, CA Anurag Khandelwal ji, Secretary of Mathura Branch, and CA Sonia ji, who's also here amongst the panelists with us. Now, as I move towards my topic, let me first make a disclaimer. अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहीं पर बोलूं कि यार नहीं होता है ये चीज या पहले ये चीज नहीं होती थी, बिकॉज कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे यू विल ऑल अग्री कि भाई कुछ एक पॉइंट्स थे जो कि उतना ध्यान से नहीं देखे जाते थे, ओवरलुक हो जाते थे। और जब मैं ये बोलूं, प्लीज मेरे को माफ करिएगा, मेरे खुद के हस्बैंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सो व्हेन आई से दिस, आई कैन से दिस टू हिम ऑन फेस एज वेल एंड ही अग्रीज टू दैट। नाउ इस डिस्क्लेमर के साथ मैं पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी को एक बड़ा सा सल्यूट करूंगी, बिकॉज चाहे जितने मर्जी बिजनेसेस यहाँ पर बंद हो, जहां नेसेसिटीज की रिक्वायरमेंट थी वहां नेसेसिटीज में चाहे गवर्नमेंट ने काउंट नहीं करा, पर हम प्रोफेशनल्स काम कर रहे थे। हमारे क्लाइंट को अगर मास्क की प्रोडक्शन करनी है, उनको अगर लाइसेंस चाहिए, हम काम कर रहे थे। अगर उसके लिए उनको कंपनी बनानी थी, हम काम कर रहे थे। अगर उनकी जीएसटी के रिटर्न आनी थी, हम काम कर रहे थे। कुछ क्लाइंट्स हमारे पीछे पड़ रहे थे कि भाई ये वाला कंप्लायंस खत्म कर लो, इसके लिए आपको आने की जरूरत नहीं है। Though not counted by the government and under necessities, but professionals were working, and a big salute to all you professionals for that. Now, as I start my deliberation on this particular topic, where I'm dealing with relaxations amidst COVID-19, what I would like to state it, how I would take my presentation forward. सबसे पहले मैं बात करूंगी relaxations की साइड, उसके साथ साथ उसकी क्या impact है, I will keep on moving on that order. What I would want is कि आपके कोई भी queries आए, प्लीज उसको चैट बॉक्स में मत डालिएगा, उसको डालिएगा Q&A में ही, बिकॉज वही मैं एक्सेस करूंगी थ्रू आउट द सेशन। ऑन सर्टेन एरियाज आई वुड वांट योर इनपुट्स, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं जहां पर कि मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, तो तब वहां पर अगर मैं कुछ पूछूं तो वो आप चैट पोर्टल पे जरूर डालिएगा, बिकॉज द मोर द इंटरैक्टिव सेशन बिकम्स, it equally becomes engrossing for both of us at either ends. And जितना शायद सुनंदना जी से मैंने जाना ओवर द ब्रीफ चैट दैट वी हैव हैड, तो मेंबर्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं भाई, जो कि रूटीन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मैंने देखा है। आई एम माई सेल्फ सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कहीं ना कहीं मैं भी आपकी उस फ्रेटर्निटी में शामिल हूँ ही। सो जब हमारे पास क्लाइंट से काम आता है तो हमारे पास काम क्या आता है जी, कंपनी का पूरा काम आपने देखना है, कैसे होगा वो भी आपने देखना है। और जब इस लाइन के साथ आता है तो इनकम टैक्स हो, कंपनीज एक्ट हो, कभी कभार लेबर लॉ हो, ये सारा की सारा काम का दारोमदार किस पे आ जाता है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे। और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को जैसे मर्जी करके देना है, चाहे खुद करना है, अपने साथ सीएस को एम्प्लॉय करके रखना है, अपने साथ एक सीएस को अलाइन करके रखना है एज अ नेटवर्क, और फिर काम करवाना है। तो जब ये सारी इम्प्लीकेशंस आएंगी तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी के लिए मैंडेटरी है या जो कि बिजनेस चला रही है,
या फिर उस पीसीएस के लिए एप्लीकेबल है जो ध्यान देगा। भाई जिस चार्टेड अकाउंटेंट के पास सबसे पहले क्लाइंट आ रहा है उसको अगर ये पॉइंट नहीं पता या वो अगर इसकी इम्प्लीकेशन नहीं बता पाया तो भी क्लाइंट खुश नहीं है। नाउ ऑन दिस आई विल ऑल्सो स्टेट वन थिंग, जब हम बात करते हैं इन रिलैक्सेशंस की सिर्फ इम्प्लीकेशन एक बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ती, सिर्फ एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट के ऊपर नहीं पड़ती, ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर भी आती है। क्यों? क्योंकि आप ऑडिट रिपोर्ट में बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल टू यू बाय द कंपनी आप अपनी रिपोर्ट बनाते हो। सेकंड, रिलैक्सेशंस के हिसाब से आप देखते हो कि डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, रेजिडेंट डायरेक्टर था या नहीं था। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिसके बारे में आपको बात करनी ही पड़ेगी इन योर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और एक और मेजर एरिया, कारो रिपोर्टिंग। दो कारो 2020 has been deferred, but कारो 2016 my friends आज भी एप्लीकेबल है फॉर द कंपनीज। एंड जब कारो 2016 आज भी एप्लीकेबल है तो उसके भी काफी एरियाज है जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाएंगे because of the relaxations which have been offered by the MCA. Now as I move forward, the first area that I'm going to cover, this would be chronologically कि सबसे पहले कौन सी relaxation आई, फिर कौन सी आई और फिर कौन सी आई। So I am not going in a haphazard manner, I would go date by date. Say for example अगर फर्स्ट मार्च 19 को आई है, फिर मार्च 23 को आई है, फिर मार्च 24 को आई है, फिर मार्च 31 को आई है, तो I will go in the same order. सबसे पहले मार्च 19 को आई बोर्ड मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने की। अब जहां बोर्ड मीटिंग्स की बात करी गई है तो वहां पर ऑडिट कमेटी मीटिंग्स की भी बात करी गई है, वहीं नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की भी बात होगी, और वहीं अगर आपने स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी आपकी कंपनी में फॉर्म्ड है तो उसकी भी बात होगी ही होगी। सो दो द ब्लैंकेट वर्ड इज बोर्ड मीटिंग्स, बट उसके साथ जितनी भी कमेटी मीटिंग्स है उन सबके लिए ये एप्लीकेबल है। पहले क्या होता था, हमने हर क्वार्टर के बाद एक मीटिंग दिखानी है, कंपनी के अगर लिस्टेड कंपनी है या आफ्टर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड उसने क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर वो एप्लीकेबल है तो वहां पर उसकी ऑडिट कमेटी भी होनी है, उसको फाइनेंशियल अप्रूव करवाने हैं, उसको रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस अपने अप्रूव करवाने हैं। तो ऐसी कंपनी को एक केवियट था, वो कहते थे कि जी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल, आप बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल, आप प्रोस्पेक्टस अगर निकाल रहे हो उसका अप्रूवल, आप अगर कोई मैटर जो कि फाइनेंशियल मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व करता है, फॉर एग्जांपल अमैल्गमेशन हो गया, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, सब एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी हो गया, कोई टेक ओवर ऑफ अ कंपनी हो गया, तो ऐसे मैटर्स के लिए आपको कन्वीन करनी पड़ेगी ड्यूली हेल्ड मीटिंग, और उसी के अंदर फिजिकली प्रेजेंट जो मीटिंग जहां पर डायरेक्टर्स आपके फिजिकली प्रेजेंट हो, सिर्फ वहीं पर अपन मैटर्स को टेक अप कर सकते हो। When they say this कि जहां आप इन्हीं मैटर्स को टेक अप कर सकते हो, they then place an onus on you कि अगर कोई डायरेक्टर इसको फिजिकली ना ज्वाइन करके इलेक्ट्रॉनिकली अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसको इस पोर्शन में काउंट नहीं किया जाएगा, उस डायरेक्टर को विल हैव टू लीव द पर्टिकुलर मीटिंग, वो इन मैटर्स पे अपना व्यू पॉइंट भी नहीं दे पाएगा। यहाँ पर कोविड-19 जैसे ही आया और इंडिया लॉकडाउन फेज में मार्च 24 को चला गया आफ्टर द थाली बजाओ। सो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई काफी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करने होंगे, एंड उसके लिए उनके पास टाइम कब तक था जी, 14 मई तक। लिस्टेड एंटिटीज मोर स्पेसिफिकली, जिसको अनऑडिटेड रिपोर्ट या फिर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट की बात होती है। सो वहां पर and then many companies were there which do it voluntarily also, जिनकी इंटरनल ऑडिट की भी 4 रिपोर्टें आनी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 4 रिपोर्टें आनी है, ऑडिटेड रिजल्ट्स आने हैं। तो these companies cannot get together because उस टाइम क्या था, 5 लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते बात करने के लिए, वो थोड़ा डिस्टेंस पे भी ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। देन आप चाहो तो एक गाड़ी में 2 लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ दिन तक तो आप घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, सामान लेने जाना है, नेसेसिटी लेके वापस आ जाओ। सो विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन दे कुड नॉट हैव इमेजिन्ड कि भाई कंपनीज काम करेंगी तो करेंगी कैसे, और कंपनीज अगर ये बेसिक काम फॉर्मेलिटीज भी पूरी करती है तो कैसे करेंगी। उन्होंने जून 30 तक के लिए बोला, पहले जून 30, प्लीज माइंड यू, जून 30 के लिए सबसे पहले बोला कि आप बोर्ड मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने पर आप ये 4 मैटर्स को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कंसिडर करोगे, क्योंकि यहाँ 1 या 2 डायरेक्टर्स आपके वर्चुअली अटेंड नहीं करेंगे, आपके सारे ही डायरेक्टर्स वर्चुअली अटेंड करने वाले हैं। सब्सिक्वेंटली जब ये अपना मई वाला लॉकडाउन जून 30 वाले के आसपास आप आने लगे, देखा कि भाई सम स्टेट्स आर स्टिल अंडर लॉकडाउन, जैसे महाराष्ट्र का सिचुएशन ले लो या सम अदर एरियाज एज वेल,
Tamil Nadu went into lockdown again and again. So people were still hesitant to move out of that place, and it was still known that India had entered the third phase of transmission, human to human transmission. They did not want people to get together again all together. So they further extended it to September 30. मतलब 30 सितंबर तक आप बोर्ड मीटिंग्स वर्चुअली कंडक्ट कर सकते हैं. जहां मैं बोल रही हूँ कि वर्चुअली कंडक्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ क्लाइंट को ये बोल दो कि किसी जूम कॉल पे आप अपनी कंपनी का काम डिस्कस कर सकते हो. या फिर अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो क्या होता है कि भाई जो रेजोल्यूशन होता है वो रेजोल्यूशन बनता है, चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल बैंक से चाहिए या कहीं और भी भेजना हो. बट प्लीज रिमेंबर, एंड व्हेन आई से प्लीज, आई मीन इट. आप सिर्फ ये लिख दोगे कि वर्चुअली हमारी मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये एजेंडा पास हुआ था, उससे काम नहीं चलेगा. You should have the transcript of that particular meeting preserved with yourself. Now, when I say this, this is not a part of this particular circular which came on March 19. But एक subsequent circular आया था EGM और AGM से related, और उसमें बोला गया था कि virtually अगर आप कुछ conduct कर रहे हो तो आपको उसका transcript या recording maintain करना पड़ेगा. तो मेरा एजेंडा पहले सर्कुलेट होना चाहिए, ईमेल्स पे सर्कुलेट कर दीजिए डायरेक्टर्स के. उसके बाद मीटिंग कॉल करिए, मीटिंग कन्वीन करिए. सब डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए उनको क्या कैसे बोलना है. उस मीटिंग को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, एंड दैट शुड बी सेव्ड बाय द कंपनी. तो एनी डिसीजंस दैट हैव बीन टेकन बाय द कंपनी टिल September 30 अगर, एंड इफ देयर इज अ वर्चुअल मीटिंग, प्लीज 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 रिकॉर्डिंग मेंटेन करनी इंपॉर्टेंट है. आप बोलेंगे जी मेरे क्लाइंट के ऑफिस के अंदर इतना एरिया है कि वो 3 डायरेक्टर्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बैठे और मीटिंग कंडक्ट कर लें. वेल एंड गुड, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम. बट इन केस इफ यू हैव अ स्मॉलर स्पेस ऑफ योर क्लाइंट्स ऑफिस and where you cannot conduct that meeting with social distancing, you have no option and you cannot pass a board resolution. आप अगर बोर्ड मीटिंग ना करना चाहें, वर्चुअल मोड पे नहीं जा सकते हैं, आप एक काम और कर सकते हैं. आप इन डायरेक्टर्स के ईमेल्स पर सर्कुलर रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं. यानी कि send them a resolution by email, tell them how they have to give their assent or dissent, that is their vote on that particular resolution, और उसके बाद that forming a part of your records, फिर उस रेजोल्यूशन को आप पास दिखाइए और जिस भी फोरम पे आप उस रेजोल्यूशन भेजें. फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक के लिए जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने कोई लैंड लेनी है वहां जाना है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई नया बिजनेस शुरू करना है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, बिकॉज मेनी कंपनीज हैव चेंज्ड बिजनेसेस और एडेड ऑन बिजनेसेस ड्यूरिंग COVID-19. सो उसमें आप ये नहीं लिखेंगे रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड, और यू विल हैव टू ऐड अनदर लाइन that resolution passed by the board of directors at its virtual meeting held on this particular date. So ये extra line आपको डालनी पड़ेगी और लास्ट में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, the recording of that resolution by circulation. आपने जब लिखा है तो resolution by circulation में आपका venue of the meeting नहीं आएगा, because the venue of the meeting cannot happen in a resolution by circulation. मैं सिर्फ इसका alternative दे रही हूँ because practically ये problem आ रही है कि काफी लोग कह रहे हैं भाई हमने resolutions तो कर दी है, मीटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास. क्यों? नॉर्मल प्रैक्टिस की तरीके से कर रहे हैं. वो नॉर्मल प्रैक्टिस इस वक्त नहीं चल सकती. आपको लॉ को किसी ना किसी तरह अबाइड बाय करना है, और अगर आप इस वक्त नहीं कर सकते अबाइड बाय, देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली ऑप्शन यू हैव इज यू विल हैव टू पास रेजोल्यूशंस बाय सर्कुलेशन, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस में भी था, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस में भी था. So I hope when I'm talking about March 19 का ये सर्कुलर, आप इसका इम्पैक्ट समझ चुके होंगे कि इम्पैक्ट हमारा ये है, हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं है तो हमारे सारे रेजोल्यूशंस इनवैलिडेट होने के चांसेस हैं, बिकॉज MCA का जो नोटिफिकेशन आई थी, FAQs आए थे, वहां पर उन्होंने रिकॉर्डिंग प्रिजर्व करने की बात करी है. अब मैं सिर्फ उससे इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं कर रही. जब मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रही हूँ तब लेट मी टेक यू बैक टू द ईयर 2011. मई के महीने में 2 नोटिफिकेशंस आए थे, और वो 2 नोटिफिकेशंस क्या थे? वो 2 नोटिफिकेशंस ये थे कि भाई आप अपनी AGM EGM बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग से वो कर सकते हो. वीडियो रिकॉर्डिंग को आपको सेव करके कंपनी के रिकॉर्ड्स में रखना पड़ेगा, और ऐसे मैनर में रखना पड़ेगा कि वो ऑल्टर या टैंपर नहीं करा जाएगा. सो
coming back to 2011, falling back again here in 2020, दोनों पॉइंट से एक पॉइंट एस्टैब्लिश है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग करते ही रिकॉर्डिंग हैज टू बी मेंटेन इफ एंड एट ऑल your company does not have a space for social distancing and conducting the meeting in social distancing, then you have to either pass resolutions by circulation or you will have to go for a virtual meeting. I hope everybody agrees to what I say. In case of any divergent views, they are all welcome and you can share them right away. They may come on the Q&A portal so that it becomes easier for me to have a look. Now, subsequent to this, the next area which came as an impact was March 23rd को CSR. सबसे पहले तो जब ये PM CARES फंड स्टार्ट हुआ तब काफी लोगों का व्यू पॉइंट था कि आखिर ये PM CARES फंड बन क्यों रहा है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड तो है. चलो, that came up as a separate issue where they say that under the authority they can establish any fund. 23rd मार्च को they said कंपनीज हैं जिन्होंने CSR की एक्टिविटी शायद नहीं कर रखी होगी, वो चाहे तो कोविड-19 के लिए CSR अमाउंट को as a relevant expenditure CSR expenditure treat कर सकते हैं. तो any amount that they transfer under this particular PM CARES fund that would be taken as a relevant CSR expenditure. उन्होंने शेड्यूल 7 के अंदर आइटम नंबर 8 के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो एरिया है उसके अंदर CSR एक्सपेंडिचर को कवर करवा दिया. तो अगर किसी आपके क्लाइंट ने पीएम केयर्स फंड के लिए के अंदर कोविड-19 के टाइम कोई भी डोनेशन दिया है वो वहां पर एलिजिबल हो गया टू बी कंसीडर्ड एज अ सीएसआर एक्सपेंडिचर. अभी सब्सिक्वेंटली शायद अभी रिसेंटली इनकम टैक्स का भी कुछ आया है वेयर दे से कि भाई आपका अगर पीएम केयर्स फंड में आपने कुछ डिपॉजिट किया है देन वो पीएम केयर्स फंड का वो डिपॉजिट भी आपके लिए इनकम टैक्स में भी डिडक्टेबल है अंडर एटीजी. यू ऑल मे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. Now subsequently what happened? अब पहले क्या हुआ, पहले हमारा कवर हुआ जहां पे उन्होंने बात करी कि जी आप बोर्ड मीटिंग 3 महीने से लेके आगे 6 महीने तक हम बोल रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिकली जब आप ये मीटिंग कर सकते हो उसके बाद उन्होंने बात करी कि भाई आप इसको किस किस मोड में आगे कंटिन्यू कर पाओगे. देन उन्होंने बात करी CSR से रिलेटेड और कोविड-19 को वहां पर कवर कर लिया. मार्च 24 पे आते आते उन्होंने बोला अब आपको थोड़े रिलैक्सेशन बल्क में देने वाले हैं, तो अब ये रिलैक्सेशंस को आप अवेल करके आपकी कंपनीज पे जो एक्स्ट्रा मनी हम चार्ज करने वाले थे 100 रुपीज पर डे, जो कि सबसे ज्यादा सबके एक गले में फांसी के फंदे की तरह अगर मैं बोलूं, बिकॉज काफी क्लाइंट्स कहते हैं हमारे गले में तो फांसी का फंदा लग गया क्योंकि हमारे पहले से फाइलिंग होने ही रखी थी, हमने ध्यान दिया नहीं था और आज क्या कहते हैं हमको ये फाइलिंग कंप्लीट करनी थी बट 100 रुपीज पर डे से हम डर रहे थे. तो गवर्नमेंट ने निकाली जी आपके लिए और रिलैक्सेशंस. सबसे पहले रिलैक्सेशन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. क्लाइंट्स को तो बाद में पता चलेगा जी जब हम बताएंगे कि आखिर इस साल रिपोर्टिंग में जाना क्या है, पर सबसे पहले इट इज द प्रोफेशनल हु नीड्स टू अंडरस्टैंड द न्यू रेगुलेशन. ही नीड्स टू पुट एन एक्शन प्लान टू अंडरस्टैंड द न्यू रेगुलेशन एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस. एंड व्हाट गोज फर्दर कि भाई हमारे क्लाइंट को, हमारा जो पर्सन है उसको टीम को हम लोग साथ बिठाते हैं, हम डिस्कशंस कंडक्ट करते हैं, हम उस लॉ को समझते हैं, हम उन प्रोविजंस को समझते हैं अपार्ट फ्रॉम अटेंडिंग सेमिनार्स एंड वेबिनार्स. लेट मी स्टेट दैट. अब ये 2 डायमेंशनल एक्टिविटी जब हो गई कि हमारी टीम को भी नॉलेज होनी चाहिए और हमने क्लाइंट को भी एजुकेट करना है और क्लाइंट ने उस हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स रेडी रखने हैं ताकि हम आराम से रिपोर्टिंग कर पाए. गवर्नमेंट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कि भाई हम लोग जाने दे नहीं रहे, ट्रैवल करने दे नहीं रहे, तो ये काम करेंगे कैसे. तो उन्होंने कारो 2020 को सबसे पहले डेफर कर दिया, बोला 2019-2020 के लिए हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं. वी विल मेक इट एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-2021. नाउ व्हेन आई से दिस आई डू नॉट मीन कि आपको इस साल इसको देखना नहीं है, आपको इस साल इसको देखना है, पर किस पर्सपेक्टिव से देखना है कि भाई अगले साल के लिए मेरा क्लाइंट उस हिसाब से रिकॉर्ड्स अपने रेडी रखे, मेरा क्लाइंट पहले से एजुकेटेड हो. And this can be done after 2 months also, because right now the pressure on you guys would be more on reporting as per for financial year 2019-20. तो आपको तब इस वक्त करो 2016 पे अपना ध्यान देते हुए वो रिपोर्टिंग्स खत्म करके फिर करो 2020 के ऊपर अपना वर्किंग शुरू करनी पड़ेगी कि आपने क्या रिकॉर्ड्स लेने हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, उसकी आपने चेकिंग कैसे करनी है.
because that is a complete audit report in itself. Next, सेकेंड चीज जो उन्होंने बोली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग। अगर मैं बात करूं तो जिन कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वहां के लिए एक प्रीवियस रेगुलेशन था कि भाई आपको कम से कम साल में एक ऐसी मीटिंग करनी पड़ेगी जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मिलेंगे, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मिलेंगे और कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी के काम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कंपनी के पर्सपेक्टिव से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से उन्होंने ये रिलैक्सेशन दे दी और उन्होंने बोला अगर आप इस साल नहीं मिले हो 31 मार्च 2020 तक, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं मिल पाए, यानी कि लास्ट 7 डेज में अगर नहीं मिल पाए, तो हम इसको वायलेशन ट्रीट नहीं करेंगे। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी को क्या करना है, अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये डाल देंगे दैट the independent directors of the company have not been able to meet for the said year, and in light of the relaxation by the MCA, this is not treated as a violation of Companies Act 2013. While I am talking about this, why I make a specific comment कि आप इसके बारे में लिख लो, because 2017 में अगर मैं वापस ट्रांसेंड बैक करूं तो वहां पर आई थी कंपनीज के स्ट्राइक ऑफ की लिस्ट और डायरेक्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट। मेनी कंपनीज जिन्होंने इतने सालों से अपनी फाइलिंग नहीं करी थी, उनके डायरेक्टर्स ने जब उन पे ध्यान नहीं दिया था आरओसी की फाइलिंग के ऊपर, उनको जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो आरओसी ने ये नोट किया, पर उससे पहले कि किसी भी साल की बैलेंस शीट के अंदर ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट नहीं गया हुआ था। There were many companies, let me say that. That's why there were many directors as well. And there were 2 lakh companies, and if I talk about, like, say, even 4 or 5 lakh directors that ways, you know what is the number. तो अगर उस छोटे से पॉइंट के लिए भी एक ऑडिटर को उसके बाद सुनना पड़ा कि भाई ये डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट क्यों नहीं था, तो हो सकता है गवर्नमेंट कभी बाद में आपको बोलते कि वायलेशन तो नहीं थी, पर क्योंकि हमारा पॉइंट था और आपको कवर करना चाहिए था, तो आप इस तरीके से अपने ऑडिट रिपोर्ट में दिखा सकते थे। So it is better you safeguard yourself, and in your audit report you mention a point on this. Third point, बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए जो पहले हमारे पास हर 3 महीने के बाद उनको करना था, उन्होंने आपको 60 डेज का एक्सटेंशन दे दिया आगे के लिए कि भाई जो आपका 120 डेज का इंटरवल होना चाहिए बिटवीन एनी 2 मीटिंग्स, आप वो 120 नहीं 180 मानो अगले 2 क्वार्टर्स तक, सो दैट आपका वो 4 months का टाइम पीरियड बिटवीन कंडक्शन ऑफ 2 मीटिंग्स टर्न्स आउट टू बी 6 months। तो जिसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जाके मीटिंग करनी थी, वो अब सितंबर तक नहीं भी अपनी बोर्ड मीटिंग करे तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। अगेन, दिस इज नॉट द लॉ, बट दिस इज द रिलैक्सेशन। सो in case of a delayed meeting this year, next year's audit report should carry a point on this. Now, while I say this, let me also come back to another notification which has just come 2-3 days back. और इतना हल्ला हो चुका है फ्रेटर्निटी का, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं, चाहे कंपनी सेक्रेटरीज की बात करूं, चाहे बिजनेस इंडस्ट्री की बात करूं, एवरीबॉडी सेज आरओसी ने एजीएम की मतलब एमसीए ने जो एजीएम की एक्सटेंशन देनी थी वो ऐसे क्यों कर दी कि भाई आप मांगोगे तो हम दे देंगे। दे शुड हैव गिवन अ ब्लैंकेट अप्रूवल। सो दिस आल्सो मींस कि आपके क्लाइंट्स को अभी से पता होना चाहिए कि उनको रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उनकी बैलेंस शीट रेडी है, एजीएम करवा लो। अगर सोशल डिस्टेंसिंग से विद द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, इफ ऑल द शेयर होल्डर्स आर प्रेजेंट विद इन द विसिनिटी एंड दे कैन कंडक्ट द मीटिंग within with or if I say with the social distancing required at that particular place, conduct करवा लो। ये ध्यान रखना कि आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स अगर यूपी के साथ साथ दिल्ली के भी हैं, यूपी के साथ साथ दिल्ली के साथ साथ होते हुए सिंगापुर के भी हैं, नोटिस सबको जाने हैं, ईमेल से भेज दो। नोटिस भेजने के बाद शॉर्टर नोटिस पे कर रहे हो, 95% मेंबर्स का कंसेंट पहले आपको चाहिए शॉर्टर नोटिस करने पे, यानी कि नोटिस जाते ही 95% का कंसेंट मीटिंग से पहले आपके पास आ जाना चाहिए, पहले से ले लो। उसके अलावा मीटिंग अगर वर्चुअली कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग रख लो, अगर फिजिकल प्लेस पे रख रहे हो तो कोरम प्रेजेंट दिखा दो। नहीं पता कब एमसीए यहीं के पॉइंट्स से निकाल कर अगले साल चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए और बिजनेस मैन के लिए एक और इशू क्रिएट कर दे और बोले कि अब हम इस पर चेकिंग करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट केम
strike off of companies. Second came the next surgical strike, disqualification of directors. Then came 100 rupees per day. Then they came कि भाई हम इन डायरेक्टर्स को प्रोसिक्यूशन भी करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने वहां पर केसेस डिस्क्वालिफिकेशन के लगने शुरू हो गए, फिर उसके बाद सीएसआर के नोटिस शुरू हो गए. सो ऑल ऑफ दिस व्हेन दे हैव बीन डीलिंग विद, इट बिकम्स पर्टिनेंट कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट में स्पेसिफिक कर दें कि कहाँ क्या रिलैक्सेशन है और कहाँ पर क्या नॉन रिलैक्सेशन की वजह से हुआ है और उसके क्या गाइडलाइंस है मैंडेटरी, आप उसको फॉलो करें. नेक्स्ट, इंडियन कंपनीज में एक बात बोली गई है, डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, आपके पास कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और ये रेजिडेंट डायरेक्टर आपकी कंपनी के अंदर कम से कम 182 डेज इन अ ईयर प्रेजेंट होना ही चाहिए इन इंडिया. दैट इज, say if my company has 4 directors and all 4 have been out of India for say 184 days, if I may say that way, there is no resident director and it is non-compliant of Companies Act. But this year what they say is due to relaxation offered कि भाई लास्ट 7 डेज के अंदर किसी ने वापस आके 6 दिन कंप्लीट करने थे, 5 दिन कंप्लीट करने थे, 4 दिन कंप्लीट करने थे, नहीं कर पाए, तो हम इसको नॉन कंप्लायंस नहीं मानेंगे. अगर आपके सारे के सारे डायरेक्टर्स इस साल 182 दिन से ज्यादा इंडिया के बाहर थे, अगर वही आप रेगुलर हर साल के हिसाब से सोचने लग जाओगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज ओनली इन लाइट ऑफ COVID-19 that they have given us this particular year in light of COVID-19. तो इस साल अगर मेरा डायरेक्टर, एक भी डायरेक्टर 182 दिन से कम दिन इंडिया में है, तो मैं एज एन ऑडिटर क्या करूं? मैं एज एन ऑडिटर ये करूंगा कि जी आई विल राइट अ पॉइंट दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स वर इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more. However, in light of the relaxation given by MCA, the same shall not be treated as non-compliance of Companies Act provisions for the financial year 2019-20. तो ये जितने भी रिलैक्सेशन आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपका नॉन कंप्लायंस नहीं माना जा रहा है या नॉन कंप्लायंस अप टू अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं माना जा रहा है, तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट इन सब पे एक स्पेसिफिक कमेंट कर देगी या एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल के आप उसके ऊपर छोटा एक लाइन का सब पॉइंटर बनाते रहिए. नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज. अब इसके अंदर जी क्या आया? इसके अंदर आया कि कंपनी मेरी अगर आज की डेट में बनी है, कंपनी बनने के बाद 180 दिन के अंदर मेरे को शेयर कैपिटल मेरी कंपनी के अकाउंट में आ जानी चाहिए और शेयर अलॉट हो जाने चाहिए और उसके बाद एक INC 20A का फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए. पर काफी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ये 180 दिन में नहीं करा होगा या जिनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा होगा. नाउ व्हाट द गवर्नमेंट सेड इज, द गवर्नमेंट सेड टेक एन एडिशनल पीरियड ऑफ 180 डेज और 180 दिन की बजाय आप 360 दिन में इसको कंप्लाई करें, यानी कि 1 ईयर में 5 डेज शॉर्ट में आप शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर्स अलॉट कर सकते हैं फॉर दैट कंपनी. बट प्लीज यस रिमेंबर, टिल द टाइम शेयर कैपिटल इज नॉट ट्रांसफर्ड इन द कंपनी, आपका बिजनेस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपकी कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं कर सकती एंड दैट इज नॉन कंप्लायंस. अगर आप ये शेयर कैपिटल ट्रांसफर करे बिना अपना काम शुरू कर देते हैं, वो नॉन कंप्लायंस है. आपको 180 दिन जो मिले हैं वो शेयर कैपिटल ट्रांसफर करने के लिए मिले हैं, बट शेयर कैपिटल ट्रांसफर होने के बाद आपका बिजनेस आगे कमेंस हो पाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. वो प्रोविजन इन्होंने अभी रिडंडेंट नहीं करा है. नेक्स्ट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट एंड डिबेंचर्स रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ये दोनों थोड़ा साइमल्टेनियसली सुनते हैं. यहाँ पर जो बात है कि भाई हमारा डिपॉजिट्स की जब बात करते हैं सेक्शन 73 से 76A के बारे में, तो वहां पर वो कहते हैं कि जितने आपके डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं इन द सब्सिक्वेंट ईयर, तो उसका आप अप्रैल 30 से पहले आपको एक 20% का डिपॉजिट बनाना है जिससे आप रीपे कर पाओगे दोस पर्टिकुलर डिपॉजिट्स व्हिच आर मैच्योरिंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर. नाउ व्हेन नेशन वाज प्रैक्टिकली इन अ लॉकडाउन, व्हाट दे सेड इज हम इस अप्रैल 30 को जून 30 कर देते हैं, 2 महीने का टाइम आपको ग्रेस दे देते हैं. सिमिलरली इन्होंने डिबेंचर्स के लिए क्या किया कि भाई जहां आपको एज पर रिक्वायरमेंट इन्वेस्ट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है, एटलीस्ट 15% ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग
बिफोर April 30। तो उन्होंने कहा इसके लिए भी आप April 30 की जगह आप June 30 तक इस 15% का अमाउंट अलग से इन्वेस्ट कर दो या डिपॉजिट कर दो। तो वो 20% इन केस ऑफ डिपॉजिट्स एंड 15% इन केस ऑफ डिबेंचर्स के लिए इन्होंने April 30, 2020 की जगह यानी कि 1 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर की जगह आपको June 30 यानी 3 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर का टाइम दे दिया। March 31 में ये अगले सेट ऑफ रिलैक्सेशंस पे आए एंड दिस वाज अ वेरी मेजर रिलैक्सेशन। व्हाई? बिकॉज जो एक गले का हड्डी फंसी हुई थी, एक फंदा फंसा हुआ था, वो इन्होंने कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम से निकाल दी। पर प्रैक्टिकली बोलूं, many companies have still not been able to take advantage of it. Why? Because many of us are still working from home. Many states are still under lockdown. Many states people are still avoiding social distancing. Offices cannot function with social distancing. So with that kind of a situation, नोटिफिकेशन आया, ये सर्कुलर आया, सीएफएसएस आया, सीएफएसएस को एलएलपीज के बाद कंपनीज के लिए एक्सटेंड किया गया, बट उतना अभी तक इसको यूटिलाइज नहीं किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। हाँ, रिकमेंडेशंस गई हैं फ्रॉम आईसीएसआई दैट आप इसको आगे एक्सटेंड करो बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लाई एंड बिजनेसेस हैव आल्सो नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड अस डेटा। नाउ व्हाट इज दिस फ्रेश स्टार्ट स्कीम? Now, before I begin with कि भाई ये फ्रेश स्टार्ट स्कीम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी किस किस की बनती है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आप सबसे पूछूंगी। आई वुड रिक्वेस्ट योर परमिशन कि आप मेरे को बताएं कि वैनिशिंग कंपनीज का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप में से कोई भी सोच सके कि ये वैनिशिंग कंपनीज का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है। I'll go back to the chat portal maybe, and you guys can state if anybody here wants to talk about what exactly is the vanishing company concept. Anyone? Okay, Nikita Rohila has raised her hand. Can I request to allow Nikita to put forward her understanding? And there's, I think, Prakhar Gupta also, who has raised a hand on this particular topic. Anybody here? Nikita? Can we have her? Nikita, maybe you can share it on the chat portal what you mean by vanishing companies. Failure to file any documents of the company, most of the documents, as by Ms. Vidya Khanna. C. Pavan Agrawal ji, he writes, fails to file annual forms for 2 years. Nikita Rohilla writes, a company must fail to file its returns for the past 2 years, whose directors cannot be traced and whose registered office cannot be related. I think Nikita ने जो लिखा है वो as it is जो vanishing companies की definition है under Companies Act वो है. विद्या जी ने जो लिखा है again comes out from the same definition. पवन जी, आई थिंक आपका और विद्या जी का जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं एक चीज पूछती हूँ सर, फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्ट्राइक ऑफ कंपनीज कैन बी अ सॉल्यूशन अंडर सेक्शन 248 सेक्शन 1. व्हाई विल बी ट्रीटेड एज वैनिशिंग कंपनीज? एनी सब्सिक्वेंट रिप्लाई ऑन दिस? पवन अग्रवाल जी एंड विद्या खन्ना जी.
अगर बात है सिर्फ फेलियर टू फाइल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी और मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी और फेलियर टू फाइल एनुअल फॉर्म्स फॉर 2 years, तो सेक्शन 240 सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई कंपनी 2 साल तक अपनी एनुअल फॉर्म्स फाइल नहीं करेगी या फिर डिपॉजिट्स रीपे नहीं करेगी, डिबेंचर्स रीपे नहीं करेगी, इंटरेस्ट देयरऑन अगर पे नहीं करेगी, तो उसको हम लोग स्ट्राइक ऑफ के लिए डाल देंगे, assuming that the company is not undertaking any business. So should it not be section 248 subsection 1? And why not why vanishing companies? Any subsequent reply on this? Because इसके बाद एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक की, जो कि मैं बोलूंगी कि भाई काफी लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि आखिर ये पॉइंट होता क्या है. मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस एज अ स्टूडेंट गॉट डेवलप्ड व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर असाइनमेंट आई हैड गॉन टू द आरओसी ऑफिस and Mr. Juneja was the ROC in Delhi that time. So somehow we were talking on a particular topic. This was during my CS articleship, and सर से मेरी वो बात होते हुए, because he was very accessible to everybody in terms of issues that were coming up. So वहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, एंड देयरफॉर आई थॉट ये ऐसा पॉइंट है जहां पर कहीं ना कहीं हमें अपना नॉलेज को वहां पर शेयर डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. तो वैनिशिंग कंपनीज के बारे में जो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि भाई अगर सिर्फ फेलियर टू फाइल एनुअल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी है 2 साल तक के लिए, तो वो सेक्शन 248 तो सेक्शन 1 में क्यों नहीं जाएगी गवर्नमेंट? बिकॉज वैनिशिंग कंपनीज की लिस्ट भी तो गवर्नमेंट निकाल रही है. Okay, since I have no more there is one. Just not to file forms is not concluded that companies are inactive, so they remain in suspect only. But many companies, sir, were struck off under this particular suspicion that since companies have not filed forms, so they are not active. Vidya Khanna ji, no, it is not 3 years, it is 2 years. Earlier act, it was 3 years. Companies Act 1956, it was 3 years. Companies Act 2013, it is for 2 years. Company does not maintain registered office. Kuldeep ji, absolutely correct. Company does not maintain registered office. But अगर company registered office maintain नहीं कर रही है, तो हम section 12 की नॉन कंप्लायंस क्यों नहीं मानेंगे, जहां कंपनी को शो कॉज नोटिस जाएगा और 1 लाख की पेनल्टी लग सकती है. पेनल्टी नहीं, फाइन लग सकता है. लेट मी स्टेट लाइक दैट. बिकॉज कंपनीज एक्ट बहुत इंटरलिंक्ड है. बहुत बहुत माइनर पॉइंट्स हैं जो ट्वीक कर जाएंगे कि आपको कौन से सेक्शन के अंदर और कौन से प्रोविजन में जाना है. द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज नॉट ट्रेसेबल. ओके, सो जितनी कंपनीज हैं जिन पे आप मास्टर डेटा खोलो और नीचे लिखा जाएगा नो सिग्नेटरी डिटेल्स अवेलेबल, will you say that it is a vanishing company? Come on, this is another food for thought. कि अगर मेरे कंपनी के डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, मतलब कि एंड क्योंकि वहां पर उस तरीके के केसेस में आपकी एमसीए साइट जनरली अगर आप खोलो और कुछ ऐसी कंपनीज में लिखा आता है नो सिग्नेटरी डिटेल्स अवेलेबल, डज दैट मीन दैट दैट कंपनी इज अ वैनिशिंग कंपनी? Since Kuldeep ji here stated on the Q&A that the director of the company is untraceable. Now Pawan Agrawal ji says, might because of company has deposits from public. No. Sir, कंपनी के पास डिपॉजिट्स हैं, कंपनी बंद हो गई है, डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी फिर भी रहती है. अगर 248(1) में गई होगी, आरओसी ने बंद करा होगा, तो भी डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी रहेगी. और 248(2) में जाएगी जहां सुमो मोटो जाएगी, तो भी लिखा आता है कि अगर सब्सिक्वेंटली कोई लाइबिलिटी आती है तो डायरेक्टर्स शैल बी indemnifying against the liability arising to the company subsequent to closure of the company or strike off of the company. So the liability of the company's directors remains to that extent. And if you can all recollect, तो strike off के time affidavit भी जाता है और indemnity जाता है. indemnity इसी perspective से जाता है कि liabilities के लिए indemnification बाद में हो पाए.
नाउ आई कम बैक टू वैनिशिंग कंपनीज बिकॉज मेरे को डाइवर्जेंट व्यूज मिल गए जिनको मैं एक ऑल्टरनेटिव आपको दे सकती हूँ कि भाई आप इस सेक्शन में नहीं जाके इस सेक्शन में भी जा सकते हो। आप वैनिशिंग कंपनी कंसिडर करने के बजाय 248(1) में जाओ, 248(2) में जाओ, सेक्शन 12 का नॉन कंप्लायंस देखो, वहां से भी आरओसी ट्रीट कर सकता है। Here when I talk about vanishing companies, please understand, खुद प्रिजम्पशन मत लगाइए वैनिशिंग कंपनी है या नहीं। डू नॉट गो इनटू द डेफिनेशन ऑफ वैनिशिंग कंपनीज एंड लुक फॉर इट, कंफ्यूज रहेंगे। वैनिशिंग कंपनीज की स्पेसिफिक लिस्ट है जो गवर्नमेंट ने निकाली थी, कुछ 200 कंपनीज के आसपास हैं जो कि वैनिशिंग कंपनीज गवर्नमेंट ने ट्रीट करी है, जिसके डायरेक्टर्स ट्रेसेबल नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी ट्रेसेबल फंक्शनल नहीं है, रिटर्न्स फाइल नहीं है, और मोर देन दैट स्कैम से रिलेटेड शेल कंपनीज हैं। फॉर एग्जाम्पल केतन मेहता ने अगर कोई कंपनीज, केतन पारेख, हर्षद मेहता का, अगर इन लोगों ने अगर कोई कंपनीज शेल कंपनीज फ्लोट करके कुछ काम इस तरीके से करा है एंड इन द सेम लाइंस अगर कोई कंपनीज करी गई थी, उसको कंपनी ने जब एमसीए ने जब लिस्ट कंसिडर करी और वो लिस्ट पब्लिश कर दिया वैनिशिंग कंपनीज, सिर्फ एंड सिर्फ वही कंपनीज वैनिशिंग कंपनीज की लिस्ट में मानी जाएगी और किसी कंपनी को आप वैनिशिंग कंपनी ट्रीट नहीं करेंगे डिस्पाइट व्हाटएवर द डेफिनेशन ऑफ वैनिशिंग कंपनी स्टेट्स। लेट मी टेक यू टू द डेफिनेशन फर्स्ट बिफोर आई कम बैक फर्दर। As per law, आप ये कहोगे कि it is a company registered under the act or the previous law or any other law for the time being in force, listed with the stock exchange and failed to file its returns for 2 years, not maintaining registered office, none directors are traceable. सेपरेट ट्रीट करो, किसी एक क्राइटेरिया में फिल करके नहीं करना। एंड है, और उस एंड के साथ सबसे बड़ा एंड ये है, इट शुड बी पब्लिश्ड बाय एमसीए एज अ वैनिशिंग कंपनी इन इट्स लिस्ट, व्हिच लिस्ट इज देयर ऑन द एमसीए साइट। तो अगर वैनिशिंग कंपनी है तो वो सीएफएस बेनिफिट नहीं ले सकती क्योंकि डायरेक्टर्स ही ट्रेसेबल नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस ही ट्रेसेबल नहीं है, एमसीए की लिस्ट में है और एमसीए ने स्पेसिफिक लिस्ट को एक्सक्लूड कर दिया है। सेकंड, कंपनी against whom action of final notice for striking off has been initiated, भेजा कंपनी को कि भाई आपकी कंपनी हम स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं। So once this particular notice has been received from the ROC, then notice of strike off has been initiated and your company cannot avail CFS scheme। मतलब नोट वाला है सीएफएस। अगर 30 तारीख को आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी ऑलरेडी कि भाई मेरी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दो, तो 31 को आप ये नहीं कह सकते कि मैं सीएफएस का बेनिफिट उठाना चाहता हूं। यू कैन नॉट टेक दैट बेनिफिट। थर्ड, कंपनीज व्हिच हैव बीन अमैलगमेटेड अंडर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि दो कंपनीज मिलके एक बन चुकी हैं, उसके बाद आप जाके ये नहीं बोल सकते मेरे को इस कंपनी की फाइलिंग करनी है, बैक डेट की जो करनी है उसमें हो जाएगा। या कोई सिमिलर अरेंजमेंट आपने कोई करा हो, कोई मर्जर का कुछ डिफरेंट फॉर्मेट निकाला हो और उसके अंदर आपको करनी है, बिकॉज कंपनी अमेलगमेट हो चुकी है, कंपनी अपना स्टेटस लूज कर चुकी है। कंपनी जब अपना स्टेटस लूज कर चुकी है तो आज की डेट में वो कंपनी एमसीए 21 के पास जाके ये नहीं बोल सकती कि भाई आई एम एन एलिजिबल कंपनी, दे हैव स्पेसिफिकली excluded an amalgamated company from this list who can take benefit of the scheme of CFS. So there are 5 categories of companies जिसमें नहीं जा सकते। अब स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि भाई जो भी फॉर्म्स उसमें फाइल होंगे आप उस पर 100 रुपीज पर डे नहीं देंगे। क्या आप क्या पेमेंट करेंगे? नॉमिनल फाइलिंग फी जो आपकी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 300 रुपए लगते हैं तो 300, 400 लगते हैं तो 400, 500 लगते हैं तो 500 और 600 लगते हैं तो 600 ही लगेंगे। लेट्स टेक इट इन डिटेल नाउ। ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम अप्रैल 1, 2020 से सितंबर 30, 2020 के बीच में आपको ये फाइलिंग्स कंप्लीट करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सितंबर 30 के बजाय अक्टूबर 1 को जाके फाइलिंग कर दी तो मेरी कंपनी की फाइलिंग कंप्लीट हो गई है और मैं सीएफएसएस का बेनिफिट लेते हुए 100 रुपीज पर डे में फाइलिंग कर दूं। बिकॉज ये सिर्फ 100 रुपीज की बात नहीं है, बात और भी है विच वी विल बी डीलिंग। बिलेटेड फाइलिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956 भी कवर हो सकती है। हाँ जी, कवर हो सकती हैं। आप 1956 के भी फॉर्म्स इसमें फाइल कर सकते हो अंडर सीएफएसएस। थर्ड, व्हाट फॉर्म्स, इसकी एक स्पेसिफिक लिस्ट है कि व्हाट फॉर्म्स कैन बी फाइल्ड अंडर द स्कीम एंड
उस लिस्ट को अभी मैं आपसे शेयर भी करूंगी, जिसके अंदर उन्होंने 1956 की भी लिस्ट दे रखी है और 2013 के फॉर्म्स की भी लिस्ट दे रखी है। बट SH7 कवर्ड नहीं है। SH7 क्या, इंक्रीज ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या कवर्ड नहीं है? चार्ज रिलेटेड फॉर्म CHG1, CHG4, CHG8, CHG9। हाँ, इसके लिए मैं यहाँ पे ये जरूर बोलूंगी, चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड एक और अमेंडमेंट बाद में आई है जून के महीने में, बट वो CFSS के लिए नहीं आई है। दैट्स अ सेपरेट नोटिफिकेशन ऑल टुगेदर। नेक्स्ट, व्हाट बेनिफिट्स आर अवेलेबल अंडर द स्कीम। इस स्कीम के अंदर मेजर बेनिफिट सबसे पहले ये आता है, आप एडिशनल फीस नहीं पे करोगे, जो कि 100 रुपीज पर डे है। सेकेंड, कोई भी प्रोसिक्यूशन जो आप पे इनिशिएट हो सकता था फॉर द डिफॉल्ट, फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ द फॉर्म, वो आप पे इनिशिएट नहीं होगा। व्हाइल आई से कि आपके ऊपर ये प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं होगा, आपको ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि जी ये जो प्रोसिक्यूशन एक्शन है, ये प्रोसिक्यूशन वाला जो एक्शन की मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ डिलेड फाइलिंग या बिलेटेड फाइलिंग से रिलेटेड है और किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने कोई और कॉन्ट्रवेंशन करा है तो उसको इसके अंदर कवर नहीं किया जाएगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट हियर इज ओनली डिलेड फाइलिंग। तो जो मेरी 300 दिन में फाइलिंग होनी चाहिए थी, अगर मैं 360 दिन में जाके कर रही हूँ, और 60 दिन डिले का अगर मेरे को कोई पेनल्टी लगनी चाहिए थी, अगर मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए था, तो वो प्रोसिक्यूशन मेरे पे इनिशिएट नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी। अगर मेरे ऊपर कोई पेनल्टी भी लगनी चाहिए थी, एक एडिशनल फीस, दूसरा है मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोविजन आ सकता है, तीसरा है कोई मेरे ऊपर नोटिस भेजकर, शो कॉज नोटिस डालकर कोई पेनल्टी के एडजुडिकेशन ROC इनिशिएट करे, तो वो भी बंद हो जाएगी, इम्यूनिटी मिल जाएगी फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। सो आई एम saved from additional fees, I am saved from a prosecution, I am saved from penalty. But ये 3 वाले रिलैक्सेशन और इम्यूनिटी दे रहे हैं, उन्होंने एक बात बोल दी, अगर एज अ कंपनीज डायरेक्टर, अगर एज अ कंपनीज KMP, और अगर एज अ कंपनी अगर आपके ऊपर कोई और एक्शन होना है, वो एक्शन पे आपको रिलीफ नहीं दे रहे हैं। आपको रिलीफ दे रहे हैं सिर्फ एडिशनल फीस से, सिर्फ एजुकेशन ऑफ पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग से, एंड इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन से ही, नो अदर benefit is being given. Next, circumstances under which immunity is not available under the scheme. Now, while I take this, I see a few questions on the, something on the chat portal is here. So let me just go through if there are any questions, and subsequent list of forms not covered under the scheme. Saurabh ji, what I would state is I will give you the list of forms covered under the scheme, which forms a part of my presentation. So subsequent to once we complete with this, I will share a copy of this presentation also. Since I have Sunandana ji's coordinates, I will share it with her and she can share it further with you, so that you have the complete compiled list in this particular presentation itself. And we will be going through that particular list also, so that क्या covered है हमें अगर पता लग गया, तो बाकी सब तो automatically not covered। एक छोटी सी लिस्ट रेफर करनी है बस। सुनंदना जी आगे आप इसको सर्कुलेट कर दीजिएगा। अब circumstances under which immunity is not available under the scheme, अगर आपने कि आपके ऊपर एज अ कंपनी, एज अ डायरेक्टर, फॉर डिलेड फाइलिंग कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुए हुए थे, कोई नोटिस आया हुआ था, कोई ऑर्डर हो गया था और आपने उसकी अपील कर दी, तो जब तक आप वो अपील विड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सो इन केस इफ देयर इज एन अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मैटर जिसके लिए आप इम्यूनिटी मांग रहे हो और उससे रिलेटेड आपने अपील करी हुई है बिफोर एनी कोर्ट, सो नो इम्यूनिटी इज ग्रांटेड टू यू। Second, where any management dispute is pending before any court of law tribunal. अब मैनेजमेंट डिस्प्यूट क्या होता है? एक होता है कि हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का मैटर लेके पहुंच जाइए NCLT के सामने कि सेक्शन 241, 242 का मैटर एंटरटेन कर लो, जैसे कि रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के केस में हुआ। वेरी वेरी रीसेंट एंड वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। उसी तरीके से काफी बार ये होता है कंपनीज में, अगर आपस में मैनेजमेंट में डिस्प्यूट होता है, मैनेजमेंट क्या, फॉर एग्जांपल 2 parties together got ahead and made a private limited company to get now today they are juggling between कि कंपनी को कैसे रन करना है, डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं, काम कर नहीं पा रहे हैं, उन्होंने ROC को लेटर डाल दिया कि भाई
डिस्प्यूट में आरओसी आपका स्टेटस अपडेट कर देगा मैनेजमेंट डिस्प्यूट। सिमिलरली जैसे इंसॉल्वेंसी के लिए अभी रिसेंटली आया था, आई थिंक स्टार्ट लास्ट ईयर के आसपास एक आया था कि भाई जिन कंपनीज का आईआरपी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी उसको इंटीमेट कर देंगे कि भाई आईआरपी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, द बोर्ड विल सीज टू हैव देयर पावर्स। इसी तरीके से काफी बार 241 242 के मैटर्स में अगर डायरेक्शन आरओसी को चला जाए तब भी वो मैनेजमेंट डिस्प्यूट मार्क कर देते हैं आपकी कंपनी का। तो वो मैनेजमेंट डिस्प्यूट वाली कंपनी इम्यूनिटी नहीं मांग सकती, मतलब ये नहीं है आपके और वेवर नहीं है ऑफ एडिशनल फीस, आपको सिर्फ एडिशनल फीस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी सारा बेनिफिट सिर्फ एडिशनल फीस का बेनिफिट मिलेगा और कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपको इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन नहीं मिलेगा, आपको इम्यूनिटी फ्रॉम एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी नहीं मिलेगा। थर्ड, कोर्ट ने आपके ऊपर कन्विक्शन ऑर्डर कर दी है फॉर नॉन कंप्लायंस और आपने अगले 30 दिन में उसकी अपील फाइल करनी थी, 30 दिन निकल गए आपने अपील फाइल नहीं करी, या फिर 30 दिन के बाद जो एक्सटेंडेड पीरियड जो आप अवेल कर सकते हो एज अ बेनिफिट की 30+30 का जो टाइम पीरियड होता है वो 30 में भी आपने अगर फाइल नहीं करा तो आपके वो 60 डेज खत्म होने के बाद आपने अपील अपनी फोरगो कर दी है और आपने उस कन्विक्शन को मान लिया है। अगर आपने उस कन्विक्शन को मान लिया तो उससे रिगार्डिंग आप इम्यूनिटी नहीं मान सकते। थर्ड, अगर कोई पेनल्टी एडजुडिकेट अपॉन हो गई आपके ऊपर और आपने अपील नहीं करी बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द स्कीम, यानी कि आपने उस अपील को पेनल्टी को मान लिया, यू हैव एक्सेप्टेड इट, देन अगेन this immunity is not available to you as a company, as a director under this particular scheme. Now while I conclude this particular slide, let me state Sunandana ji has already shared with me the email ID जहां पर मैं ये presentation share कर दूंगी, तो जिसको अगर इससे related कोई pointers भी चाहिए होंगे, matter in brief is available, deliberation in brief is happening right now. 2 participants have raised hands and something on Q&A as well. So I'll first go to the Q&A section. If we are going for revival, but the order of revival of companies received after 30th September, would the company still be able to avail the benefits under CFSS? अब मेरे को ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है फास्ट बोलने का, तो मैं इसको दोबारा धीरे से बोलती हूँ ताकि सब सुन पाए। इफ वी आर गोइंग फॉर रिवाइवल, यानी कि रिवाइवल के लिए जा चुके हैं, ऑर्डर रिवाइवल का आपका अगर 30 सितंबर के बाद आता है तो क्या आप CFSS का बेनिफिट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। उन्होंने बोला है आपकी फाइलिंग 30 सितंबर तक खत्म हो जानी चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। आई होप निकिता आपका क्वेश्चन इससे आंसर हो गया है। एनी फर्दर क्वेश्चंस आर वेलकम। एट द सेम टाइम आई थिंक आई हैव समथिंग मोर ऑन द चैट पोर्टल आल्सो। ओके, दैट इज डिटेल्स ऑफ अटेंडीज। 2 लोगों ने हैंड रेज करा था, अगर वो अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर दें तो इट बिकम्स इजियर। सौरभ जी एंड पूनम जी, आई रिक्वेस्ट आप चैट पोर्टल या Q&A पर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, it will become easier for me to see. Next, can an eligible company which cannot avail immunity under the scheme still take benefit of the scheme? Yes, immunity is a separate issue. Exemption from payment of additional fees is separate. तो अगर मेरे को इम्यूनिटी नहीं भी मिल सकती, जो मैंने पिछले स्लाइड के टाइम भी बोला, इम्यूनिटी नहीं भी मिल सकती तो मेरे को एडिशनल फीस को नहीं जाने देना है। मैं अपनी 100 रुपीज पर डे या मेरी जो भी 12 टाइम्स एडिशनल फीस अगर जो बनती है, मैं उसका वेवर सीक कर सकती हूँ और मुझे मिल जाएगा। इम्यूनिटी के लिए थोड़ा प्रोसेस लंबा है। इम्यूनिटी के लिए मेरे को फॉर्म्स फाइल करने के बाद 1 अक्टूबर से एक CFSS का फॉर्म आएगा, उसको फिल करके फाइल करना है, तब मुझे इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट ग्रांट होगा। पर अगर मैं CFSS का फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हूँ और मैं सिर्फ 100 रुपीज अपने नॉर्मल फाइलिंग फीस से फॉर्म्स फाइल कर देती हूँ, तो विदाउट CFSS ऑल्सो आई कैन स्टिल अवेल एग्जेम्पशन ऑफ एडिशनल फीस। चाहे मेरे को मैं एलिजिबल लिस्ट में ना हूँ, एलिजिबल कंपनी की लिस्ट में नहीं आऊँ, बट आई कैन स्टिल अवेल दी स्कीम टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। नेक्स्ट, इसके अंदर एक ई-फॉर्म CFSS फाइल करना है। अब मेरा स्कीम खत्म हुआ है 30 सितंबर को एज ऑफ नाउ, अभी कोई एक्सटेंशन नहीं आई, सो आई से स्कीम विल गेट क्लोज बाय 30th सितंबर। 30th सितंबर जब मेरी ये स्कीम क्लोज डाउन होगी तो उसके बाद 1 अक्टूबर से एक फॉर्म आएगा, ई-फॉर्म CFSS। तो ये जो CFSS का फॉर्म है, इसको मुझे फिल करके फाइल करना है 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ स्कीम, यानी कि मार्च 31 तक, और उसके बेसिस पर एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट कंपनी के नाम पे जनरेट हो जाएगा, जिसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है टू द एक्सटेंट ऑफ डिफॉल्ट कनेक्टेड विद नॉन फाइलिंग, यानी कि बिलेटेड फाइलिंग से रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन है,
कोई एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी जो डिलेड फाइलिंग से रिलेटेड है या बिलेटेड फाइलिंग से रिलेटेड है, वहां पर भी मेरे को माफी मिल जाएगी, यानी कि इम्यूनिटी मिल जाएगी। और जो गवर्नमेंट ने अगर आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च करी हुई है उसको भी वो विड्रॉ कर लेंगे, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की हो चाहे एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी की हो। जब ये सब होगा तो एक और इशू है जो आता है, which of course until a certain time people did not have clarity, but I will give you what it is. But let me ask you, बहुत लोग ये कहते हैं कि जैसे अभी एमएसएमई का फॉर्म था, 100 एंट्रीज तक अलाउ कर रहे हैं, 100 से ऊपर एंट्रीज हैं तो सेकंड फॉर्म फाइल करो। अच्छा, सिमिलरली क्या सीएफएसएस फॉर्म के अंदर भी ऐसा होगा कि जी 10 फॉर्म की डिटेल एक फॉर्म में आएगी, 10 फॉर्म की डिटेल दूसरे फॉर्म में आएगी, फिर 10 फॉर्म की डिटेल तीसरे फॉर्म में आएगी, तो हम फॉर्म्स फाइल करते रहेंगे सीएफएसएस के, ताकि सारे फॉर्म्स चले जाए और फिर मेरे को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाए, मेरा कोई फॉर्म ना बचे। What do you all have to say on this? कि किस तरीके का ये स्कीम होने वाला है, किस तरीके का ये ई फॉर्म होने वाला है? लेट मी आस्क यू, आप लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये सीएफएसएस का फॉर्म एग्जैक्टली कैसा होने वाला है, किस हिसाब से फाइल होने वाला है? एमएसएमई फॉर्म के हिसाब से होगा, या जैसे हम रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस डाल रहे होते हैं इन एओसी 4 फॉर्म, तो वहां पे होता है कि आप रिलेटेड पार्टी के 10 ट्रांजैक्शंस उसमें डाल सकते हो, 10 से ऊपर है तो आप अटैचमेंट लगाओ। या फिर अगर मैं एमजीटी 7 फॉर्म की बात करूं तो एमजीटी 7 के अंदर भी आपको एक स्पेसिफिक डिटेल को आप 10 लिमिट्स तक, शेयर ट्रांसफर्स की डिटेल को आप 10 ट्रांसफर्स तक उसमें दिखा सकते हो, उसके बाद आपको अटैचमेंट लगानी पड़ेगी एज अ पीडीएफ फॉर्मेट। सो इज इट सिमिलर हियर आल्सो? I would like to ask you professionals कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये किस हिसाब से फॉर्म आने वाला है? Let me give you all a minute because obviously typing on issues like this does take time. और जब तक आप लोग इस पे अपना अंडरस्टैंडिंग मेरे को चैट पोर्टल पे भेजते हैं, तब तक एक क्वेश्चन आया मनोहर चतुर्वेदी जी से, मैं उसको टेकअप कर लेती हूँ कि कंपनी अप्लाई करती है एक्सटेंशन ऑफ एजीएम के लिए बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रेडी और फॉर एनी अदर रीजन फॉर ऑडिट अंडर रीसेंट सर्कुलर इशू बाय एमसीए, कैन अ सीए डू ऑडिट इन नवंबर डिसंबर एंड गिव रिपोर्ट? सर अगर लिख दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी नहीं है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही रेडी नहीं है ऑडिट हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये रीजन देते हुए बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रेडी, तो पहले तो ये देखना कि उसके बाद आपको रिलैक्सेशन कब तक की मिलती है, बिकॉज दी आरओसी हैज द पावर टू गिव एन एक्सटेंशन फॉर 3 months, यानी कि जो सितंबर तक हो सकती है उसके लिए दिसंबर तक की रिलैक्सेशन दे सकता है। until unless गवर्नमेंट कम्स आउट विद द डायरेक्टिव कि भाई 3 की जगह 6 महीने भी दे सकते हैं, तो 3 महीने दे दिए, आपके पास दिसंबर तक का टाइम आ गया फॉर कंडक्शन ऑफ एजीएम। अब एजीएम आप 21 दिन नोटिस से भी कर सकते हो और शॉर्ट नोटिस पे भी कर सकते हो, जहां 95% कंसेंट आप पहले ले जाओ। तो शॉर्टर नोटिस विद 95% कंसेंट और 21 डेज एडवांस नोटिस। अगर आपको दिसंबर तक का टाइम मिल गया है तो 21 डेज अगर मैं मान के चलूँ रीजनेबली, तो 9th of December या 10th of December should be our last trigger point for releasing of the notice and dispatch of the notice. अब 9th December अगर मैं ये मान लूँ तो उस दिन बोर्ड मीटिंग में आपका नोटिस तो नहीं बना होगा जिस दिन डिस्पैच हो रहा है, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मान लो। We talk about short companies, listed companies तो automatically उससे ज़्यादा टाइम लेंगी because printing time is high, somewhere like a week or 2 or 3 as well. So अगर मैं एक स्मॉल कंपनी की बात करूँ, एक प्राइवेट लिमिटेड या नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूँ, तो वो उनका 9th दिसंबर आ जाएगा मेरे पास 1st of December के आसपास तक। तो सीए अपना नवंबर तक ऑडिट रिपोर्ट आराम से दे सकता है विदाउट एनी हैसल, बिकॉज जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी नहीं है आप ऑडिट कर ही नहीं सकते। और कंपनी अगर ये रीजन लिख देते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रेडी while applying for extension of AGM in form GNL1, then there is no hassle for you to give an audit report in the month of November as well. I hope that clarifies your question, sir. Now I come to another thing on the chat portal. Let's see, is it for me or no? It's for the members. Nikita writes another thing. Maybe CFSS will be like Form INC 22A, where all the details will be automatically filled and the professional would require to certify that the forms documents filed during the scheme are true and correct.
Nikita, I buy your point to an extent, and probably this was something I was looking for. क्योंकि अगर मैं बात करूँ ये CFSS फॉर्म क्या आने वाला है, ये एक वेब बेस्ड फॉर्म आने वाला है, और ये वेब बेस्ड फॉर्म ऐसे होगा जैसे हम इसको नया इनकॉर्पोरेशन नहीं भर रहे स्पाइस प्लस वाला, कि भाई अपने लॉगिन आईडी पे लॉगिन किया, फिर उसके बाद स्पाइस प्लस को लॉन्च किया, वहां पर ही डिटेल्स फिल करते गए और आगे मूव होते गए, फिर पीडीएफ जनरेट करके डाउनलोड करी, और डाउनलोड करने के बाद हम उस पर अगर कोई अटैचमेंट रह गई है वो लगाकर, कोई और डॉक्यूमेंट फिल करना है उसको फिल कर कर डीएससी अटैच करके फिर अपलोड करते हैं। या फिर समथिंग लाइक कि हमारा नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस, समथिंग लाइक वेब केवाईसी वाला प्रोसेस। सिमिलरली ये वेब फॉर्म आने वाला है कि आप कंपनी का शायद सिन नंबर डालेंगे तो जनरेट हो जाएगा आपका फॉर्म वेब में, एंड कौन कौन से फॉर्म्स आपने उसके अंडर स्कीम में फाइल करे हैं ड्यूरिंग द लास्ट 6 months उसकी डिटेल आ जाएगी। इफ यू वेरीफाई दैट मे बी विद योर डीएससी और मे बी विद एन ओटीपी, इट शैल सफाइज। अब इसी के साथ एक और चीज जल्दी ही ये भी आ जाएगा कि डीएससी की जगह सिर्फ ओटीपी से काम आ जाए। डायरेक्टर के जिस डायरेक्टर का डिन डालो उसके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालते ही फॉर्म की फाइलिंग हो सकती है। दिस मे कम वेरी सून। नाउ हाउ डू आई नो? At a very recent webinar where I was talking about this particular topic, I had a senior member from the ministry who was a part of this particular webinar, and during his address he shared this particular information pertaining to one, web form CFSS, two, soon DSC is being dispensed away, or maybe DSC being kept as an option but OTP being made applicable for companies to directors. So this could be an add-on for you today कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई आपने अपनी प्रोफेशनल फीस के हिसाब से अगर कोई फॉर्म्स की लिस्ट बना के रखनी है अलग करो, बट आपको फॉर्म में भरने की वो दिक्कत नहीं आने वाली कि भाई SRN डालो, फॉर्म का नंबर चेक करो, कौन सी डेट को फाइल हुआ चेक करो, और 6 महीने के अंदर ही फाइल हुआ या नहीं वो चेक करो। You do not need to do that hassle. It will be a web-based form altogether as per statement made at a webinar by a ministry person. Any questions so far? Any questions so far, anybody? Because before I move to the next slide, I would like to complete questions till this particular point. Okay, nothing seems to have been written subsequently, so I move on to the next slide. Vidya ji, you said please repeat. What portion do you want me to repeat? If you make that specific, what portion would you want me to repeat? I'll go ahead. Why the compliance of 2021 conducted under CFSS and DPT 3 being filed late required CFSS? Yes. वो अपने आप फेच कर लेगा। सम्यक जी आप लेट फाइल करो, आप जून की जगह जाके जुलाई अगस्त में फाइल करो, वो अपने आप CFSS फेच कर लेगा। So you really do not need to get into that hassle. They will themselves check and provide you that what forms have they considered under your CFSS scheme. So I hope Samyak ji I clarify your point. About the form information, it is a web-based form, ma'am, and ये MCA अपने फॉर्म सिस्टम पे डेवलप करेगा, सिस्टम पे डेवलप करके MCA खुद डालेगा कि भाई आप जब उनके सिस्टम पे लॉगिन पोर्टल करेंगे, लॉगिन पोर्टल पे नजर आ जाएगा कि आपकी कंपनी ने इस रिलैक्सेशन जो कि MCA की तरफ से आपके पास आया है उसके अंडर आपकी कंपनी ने कौन कौन सा फॉर्म फाइल करा है। MCA का पोर्टल उसको खुद फेच करेगा और वहां से वो अपने आप इस फॉर्म को लिस्ट कर लेगा और आपको फॉर्म को सर्टिफाई करना पड़ेगा, आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। No more questions. Okay, there's one more. Whether okay, I have taken this question of Samyak Jain as well. Next slide. Whether it is necessary to obtain certificate of immunity? Yes. If you want an immunity from penalty, if you want an immunity from prosecution, so it is important कि आप ये फॉर्म ई-फॉर्म CFSS फाइल करें, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें, क्योंकि वो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद ही आपको इम्यूनिटी मिल गई है ये माना जाएगा, और तभी जो आपके ऊपर एक्टिव प्रोसीडिंग्स हैं वो विड्रॉ गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर लेगी, अदरवाइज प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। हाँ, बट एक एलिजिबल कंपनी नहीं है, जो एलिजिबल कंपनी है वो फाइल मत करना। जो एलिजिबल कंपनी नहीं है वो सिर्फ
फॉर्म्स फाइल करके बेनिफिट ले लेना, उसके अलावा मत करना। Is there any prerequisite for applying the certificate of immunity? Yes, that आपके फॉर्म सारे के सारे सितंबर 30, 2020 तक फाइल हो चुके हों, टेकन ऑन रिकॉर्ड हो। ऐसा नहीं है कि इनवैलिड एंड नॉट टेकन ऑन रिकॉर्ड का स्टेटस चल रहा हो, रीसबमिशन का स्टेटस चल रहा हो। अगर रीसबमिशन या इनवैलिड एंड टेकन ऑन नॉट टेकन ऑन रिकॉर्ड है तो आपका फॉर्म इसके लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा। सो योर फॉर्म शुड हैव बीन अप्रूव्ड एंड टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय द एमसीए, तभी उसको इस पर्टिकुलर वेब फॉर्म में वो जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, any benefit where adjudication order under section 454 of the act has been passed but no appeal has been filed. अगर अपील नहीं फाइल हुई है तो आपके लिए वो टाइम निकल चुका है, आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। कैन inactive companies participate in the scheme? See, inactive companies की जहां मैं बात करूं तो inactive companies कौन सी होंगी? inactive companies को vanishing company मत मानना। जहां पर इनएक्टिव कंपनीज को आप वैनिशिंग कंपनी नहीं मानेंगे तो वहां पर आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इनएक्टिव कंपनी को बताया गया है वो कंपनी जो कि अपना बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही है, कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं चल रहे हैं, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है जो उन्होंने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में करी है, या उन्होंने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई रिटर्न्स फाइल नहीं करी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी फाइल नहीं करी हैं। अब ऐसी कंपनी है, उनको मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई आप जाओ और CFSS लो। उनके लिए बेटर है कि वन, या तो वो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले लें नॉर्मल फाइलिंग फीस से फाइल करके, डॉर्मेंट वाला भी नॉर्मल फीस के साथ आप फाइल कर सकते हो। सेक्शन 455 वाले प्रोविजंस आप एप्लीकेबल कर सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर कंपनी एसेट मेंटेन कर रही है, अगर कंपनी सिर्फ IPR मेंटेन कर रही है और कंपनी के कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, जो सेक्शन 455 की डॉर्मेंट कंपनी की डेफिनेशन कहती है, तो सजेस्ट दैट कंपनी कि वो नॉर्मल फाइलिंग फीस के साथ इसको कर ले। उसको ये मत सजेस्ट करो कि भाई CFSS में चले जाओ। सेकेंड, जिस कंपनी के ऊपर स्ट्राइक ऑफ नेम्स का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है उसको भी आप इसमें आगे नहीं कर सकते हो। सो उनको बोलो अगर आपने इतने साल से काम नहीं करा, आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करी, आपके बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं थी, तो आप स्ट्राइक ऑफ का एप्लीकेशन डाल दो, अपनी कंपनी बंद ही करा दो, क्योंकि आगे भी काम करोगे नहीं करोगे पता नहीं। तो वन, अगर मेरे पास एसेट IPR है, I go to the first point of dormant company. If I do not have asset IPR, I do not have revenue, I do not have business, I will have to recommend my client कि सेक्शन 248 में जाकर कंपनी बंद करवा लो। अब जिसने बोला था कि जी फॉर्म्स की लिस्ट चाहिए, तो फॉर्म्स अंडर CFSS 2020 कम से कम 10 फॉर्म ऐसे हैं जो कि आपके एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड हैं और आपके कंपनीज एक्ट 1956 के हैं। बाकी सारे फॉर्म्स आपके कंपनीज एक्ट 2013 के टाइम के हैं, which forms part of this particular presentation. So total 50 forms में से 10 forms separate and 40 forms are separate. Now, next question. I've put it in a questionnaire form because that is how even we developed it for the first time in initial circulation in our office. कि भाई क्वेश्चनर बना के एक दूसरे से पूछते रहो, आपको वहीं से आंसर जनरेट होता रहेगा, and that's easier to discuss as well. अगर कोई कंपनी CIRP प्रोसेस में जा चुकी है, लिक्विडेशन में जा चुकी है, क्या वो इसका बेनिफिट उठा सकती है? बिल्कुल उठा सकती है, बट बेनिफिट उठाने वाला कौन होगा? IRP या RP? देन ROC ने स्ट्राइक ऑफ का नोटिस इश्यू कर दिया बट कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं हुई है, क्या बेनिफिट उठा सकती है? नहीं, क्योंकि एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन ये कहती है कि स्ट्राइक ऑफ इनिशिएट होना इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं कहती कि फाइनल ऑर्डर ऑफ स्ट्राइक ऑफ आ जाए, स्ट्राइक ऑफ इनिशिएट हो चुका हो इज इंपॉर्टेंट। देन अगर मेरे कंपनी के सारे डायरेक्टर्स क्वालिफाइड है तो मैं कंपनी की फाइलिंग कैसे कंप्लीट करूं, इस स्कीम का बेनिफिट कैसे लूं? एट दैट पॉइंट यू विल हैव टू टेक केयर दैट आप ROC के पास जाएंगे, पहले तो कंपनी में EGM करवाइए, क्योंकि शेयर होल्डर्स हैव द पावर टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स, तो फिर वहां से आप डायरेक्टर्स अपॉइंट करवाइए थ्रू कॉलिंग एन EGM when the members can propose the directors. उन रेजोल्यूशन और डॉक्यूमेंटेशन की कॉपी के साथ ROC के पास जाइए, ROC से बैकएंड से आप उन डायरेक्टर्स की डिटेल अपलोड करवाइए, एंड देन जब डायरेक्टर्स की डिटेल अपलोड हो जाएगी, आपके पास एक्टिव डायरेक्टर्स आ जाएंगे जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, then they can undertake the filing of that particular company and take benefit of this particular scheme of CFSS.
अब इसके अंदर DIR3 KYC, DIR3 KYC वेब, एक्टिव फॉर्म फाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और इसमें एडिशनल फीस 5,000 रुपए या 10,000 रुपए नहीं लगेगी। Whether belated forms MGT14 और INC28 can be filed without condonation। भाई ये जो बेनिफिट आया है ना, ये कंडोनेशन को नहीं माफ करता, ये सिर्फ आपकी डिलेड फाइलिंग को माफ करता है। तो अगर उस डिलेड फाइलिंग के साथ एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है MGT14 के साथ कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके कंडोन कराना पड़ेगा, ऑर्डर की कॉपी INC28 में फाइल करनी पड़ेगी, और उस INC28 के SRN आप MGT14 में डालोगे तो आपका वो रेजोल्यूशन फाइल होगा, तो आपको वो कंडोनेशन कराना पड़ेगा। MGT14 डिलेड आपका तभी फाइल हो पाएगा जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाने के बाद INC28 के अंदर उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के ऑर्डर को लगाया है और INC28 का अप्रूवल आ चुका है, तो उस INC28 के SRN के साथ ही आप MGT14 को फाइल कर पाओगे। अब कोई ऐसी कंपनी, चलो 2 केसेस लेते हैं, आप जवाब देंगे मेरे को। कीप योर हैंड्स रेडी ऑन योर कीबोर्ड or maybe on your mobile keyboard as well। There is a company जिसने अपनी फाइलिंग कंप्लीट करी थी मार्च 30 को, 31 मार्च को ये CFSS आ गया। क्या इसको एक्स्ट्रा एडिशनल फाइलिंग फीस वापस मिलेगी? 30 तारीख को फाइलिंग कंप्लीट करी, 31 को CFSS आ गया, क्या इसको एडिशनल फाइलिंग फीस का वेवर मिलेगा या रिफंड आएगा? Nikita Ruhila says no. Anyone who says yes? The answer is no, because your filing should have taken place between April 1, 2020 to September 30, 2020. अच्छा, एक क्वेश्चन, इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस हैं। नितिन कुमार वार्ष्णेय जी, he says CFSS is to be filed for immunity purpose. If we have filed other forms other than annual return forms, that is INC22 or similar, and no immunity is required, whether CFSS will be filed or not. Sir, INC22 form forms a part of the list of forms here. Nitin ji, let me take you back to this list. INC22 on number 17 here forms part of CFSS scheme. तो अगर आप वो फाइल करते हो तो इम्यूनिटी लेने के लिए आपको CFSS फाइल करना ही पड़ेगा, वरना डिलेड फाइलिंग के ऊपर आपके ऊपर यहाँ भी प्रोसिक्यूशन आ सकता है, पेनल्टी लग सकती है। सो इट इज एडवाइजेबल एंड इट इज रिक्वायर्ड अंडर CFSS कि आप ई फॉर्म CFSS फाइल करें। आप प्लीज ये मत मानिए कि सिर्फ एनुअल फॉर्म्स के लिए है, एनुअल फॉर्म्स के अलावा और भी फॉर्म्स हैं जो आप इसके अंदर फाइल कर सकते हैं स्कीम में। Next, how much time does it take the directors to be appointed from backend? Depends from ROC to ROC. Delhi ROC generally takes a week's time, a week of working days time, मतलब 7 working days. I don't know about UP के लिए आपका कानपुर jurisdiction पड़ेगा, कानपुर ROC. I have really not had the opportunity to deal with Kanpur ROC on this particular matter, so I would not be able to comment. But 6 to 7 working days is general time period. I have my experience pertaining to Mumbai ROC and Ahmedabad ROC to supplement along with Delhi ROC. Any other questions, please? All right, I move on to my next slide. अब बेंड 2 क्या इसमें काउंट होगा? नो, लिस्ट में नहीं है। जल्दी देखो, बेंड 2 का फॉर्म इस लिस्ट में नहीं है, तो यानी कि बेंड 2 को इसमें कवर नहीं किया जाएगा। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप यानी कि SBO के कॉन्सेप्ट के लिए जो फॉर्म आप फाइल कर रहे हो वो अभी भी इस CFSS की लिस्ट में नहीं है। डिलेड फाइलिंग मींस डिलेड फाइलिंग। नेक्स्ट, अगर कोई आपके ऊपर स्पेसिफिक गवर्नमेंट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सेक्शन 462 के पावर्स हैं कि वो कहते हैं कि यार अंडर दिस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन हम प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट कर देते हैं फ्रॉम सर्टेन फाइलिंग, हम गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्प्ट कर देते हैं फ्रॉम सर्टेन फाइलिंग। जैसे कि अगर मैं याद दिलाऊं तो जून 5, 2015 को लिस्ट आई थी ऑफ सर्टेन एग्जेम्पशंस जो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए भी आई, निजी कंपनीज के लिए भी आई, प्राइवेट कंपनीज के लिए भी आई, कुछ एक्सटेंट तक पब्लिक कंपनीज के लिए आई।
बट ये एग्जाम्पशंस कब एप्लीकेबल थी, जब कंपनी ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग में या एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं करा हो। क्या ये एग्जाम्पशंस हमारे पास फाइलिंग के लिए अभी भी एप्लीकेबल है? यस, बट ओनली आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव फॉर्म, क्योंकि वो जो डिफॉल्ट है वो आप डिफॉल्ट यहाँ गुड कर सकते हो, और वो डिफॉल्ट यहाँ गुड करते ही वो वाली एग्जाम्पशन आपके ऊपर आज की डेट में भी एप्लीकेबल हो जाएगी। अब ये जो मार्च 31 वाला आया, यहाँ पर हमारा ये CFSS तो कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चंस ऑन CFSS स्टिल? बिकॉज उसके बाद हम अनदर सेट ऑफ नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। Now what I'm dealing with is together. I'm talking about director's report implication. I'm talking about chartered accountant की auditor's report implication. I'm talking about the exemptions also or relaxations also. So anything more on CFSS, let's take it up right now and then move forward. All right. So the next relaxation or implication we will talk about is एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जैसे इन्होंने बोर्ड मीटिंग्स के लिए अलाउ करा कि भाई आप बोर्ड मीटिंग्स वर्चुअली कर सकते हो, वैसे ही बाद में इन्होंने करा कि भाई आप EGMs या AGMs भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या ऑडियो विजुअल मीन से कंडक्ट कर सकते हो। नाउ व्हाइल वी डील विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि आपकी ये जो मीटिंग्स होंगी, जैसे कि मैंने बताया, तो इसका रिकॉर्डेड ट्रांसक्रिप्ट यानी कि रिकॉर्डिंग आपको मेंटेन करनी है। जब मैं बात करती हूँ जूम की, जूम के अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलेगा। सिस्को वेबएक्स की बात करोगे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात करोगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हो बट आपको रिकॉर्डिंग ही मिलेगा, ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैव डिफरेंट मैनरिज्म्स। देन इंडस्ट्री वाइड भी इसमें एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग आ रही है। कुछ लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग के साथ साथ अगर आप उसके मिनट्स प्रिजर्व करके रख रहे हो इन द सेम फॉर्म एज द रिकॉर्डिंग, तो ट्रांसक्रिप्ट भी मान लिया जाएगा। बट the notification or the FAQs clearly state that recorded transcript has to be maintained in the safe custody. So आप transcript word use करेंगे and Zoom avoid करेंगे. What we will try is use another platform. Cisco WebEx could be an option because we also were trying to look on for options for our clients. तब we just came through this particular research कि Zoom के साथ ये transcript is not available. Next, ये ट्रांसक्रिप्ट अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो उस पर अपलोड करनी मैंडेटरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि ऑप्शनल है या नहीं, बिकॉज FAQ है, नहीं। website, it has to go on the website of the company because it is no less than the proceedings of the particular meeting. अब मीटिंग शेड्यूल करते वक्त हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मेरे जो मेंबर्स हैं इंडिया में भी हैं, सिंगापुर में भी हैं, US में भी हैं, तो सबके टाइम जोन को ध्यान में रख के मेरे को मीटिंग कंडक्ट करनी है। अब क्या इसका मतलब ये है कि मैं रात के 11 बजे करूँ कि मेरे US वाले भी जगह होंगे, सिंगापुर वाले भी होंगे और मैं भी हूँ यहाँ दिल्ली से? नहीं, मेरे कंपनी यहाँ की है तो सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है कि मेरे को सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कंप्लाई करना है जो कहती है बिजनेस आवर्स यानी कि 9 to 6 के बीच में मेरी मीटिंग होनी चाहिए। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में 9 AM to 6 PM का टाइम लिखा गया है। सो कन्वीनियंस हमें सबकी देखनी है बट शेड्यूल इस हिसाब से करना है कि हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करें। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को पावर मिलती है सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट से। तो वहां कहा जाता है कि जी आप सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में 9 से 6 के बीच में मीटिंग हो जानी चाहिए। अब उसमें आप सबका टाइम जोन देखते हुए टाइम सेट कर सकते हो। नेक्स्ट, फैसिलिटी क्या देखनी है? 2-way टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यानी कि दोनों तरफ से बातचीत हो पाए। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि जी ऑडियो हो वीडियो हो। यू कैन अलाउ देम टू चैट, यू कैन अलाउ देम टू स्पीक डिपेंडिंग ऑन यू, बट 2-way होना चाहिए कि आपने भी बोला और उन्होंने भी कम्युनिकेट कर दिया। देन concurrently at the time of the meeting members can post their questions at the time of the meeting। जब मीटिंग चल रही है, जैसे आप लोग अभी क्वेश्चंस शेयर कर रहे हो या पॉइंटर्स शेयर कर रहे हो, सिमिलरली एक पॉइंट और कि आपको उनको एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी या पोर्टल देना है कि वो पहले से भी ईमेल एड्रेस पे अपने क्वेश्चंस एडवांस में कंपनी के साथ शेयर कर पाए। सो व्हाइल दे शुड हैव the 2-way option, they should also have the option of sharing your questions in advance। अब आपका जो ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का पोर्टल होना चाहिए या फैसिलिटी होना चाहिए वो एटलीस्ट 1000 मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ऑप्शन होना चाहिए उसके अंदर।
अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरी कंपनी में अगर 40 मेंबर है तो 40 की कैपेसिटी वाला भी चल जाएगा ना, 1000 का तो मेरे को ध्यान नहीं देना, तो 40 मत सोचना। 40 के बाद अगर आपकी कंपनी के से 3 डायरेक्टर है तो 40 + 3 43, अगर आपकी कंपनी में CS है 44, अगर आपकी कंपनी का स्टार्ट ऑडिटर होगा ही होगा 45, कंपनी का अगर इंटरनल ऑडिटर भी है 46, एक दो टेक्निकल वाले होंगे 47 48, तो 40 members does not mean you should have capacity of 40. You should have capacity so that members who are supposed to be attending the meeting are attending, because members के ऊपर आपके सिर्फ मेंबर्स नहीं काउंट होंगे, आप वो लोग भी काउंट करोगे जिनको ये नोटिस ऑफ मीटिंग जाना है और जिनको अटेंड करनी है। आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मैं बात करूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर सपोज्ड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कंपनी, द एनुअल जनरल मीटिंग, until and unless they have been granted leave of absence. तो अगर आप अटेंड पहले के साल में करते तो आप ये कहते कि भाई मेरे अगर एक क्लाइंट कंपनी मथुरा की है, एक क्लाइंट कंपनी मेरी आगरा की है, एक मेरी क्लाइंट कंपनी मुरादाबाद की है, एक मेरी क्लाइंट कंपनी दिल्ली की है, और सबकी एजीएम सेम डे पर है, सर मैं सारी कंडक्ट सब में जा ही नहीं सकता, क्योंकि या तो मैंने जाना है या मेरी फर्म में से दूसरे ऐसे पर्सन को जाना है जो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, और दोनों ऑक्यूपाइड है, दोनों नहीं जा पाएंगे। पर आज के टाइम में situations have changed. You log in, you're into one meeting, then you log in and you're into the second meeting thereafter. So if you are still willing to not attend, please send a formal leave of absence to the company well in advance, जो कि वो मीटिंग से पहले अप्रूव कर दें, ताकि वो आपका लीव ऑफ एब्सेंस इन द मीटिंग स्टेट कर दें। अब ये नोटिस सबको कैसे जाना है? ईमेल से जाएगा। जिनका ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है कंपनी के पास, उनको एडवर्टाइजमेंट वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे। कौन सा न्यूज़पेपर? एक आपका हिंदी लैंग्वेज का होना चाहिए, एक आपका रीजनल लैंग्वेज और एक इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश रीजनल के न्यूज़पेपर के अंदर आप इसका डिस्क्लोजर करेंगे ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिस ऑफ मीटिंग। बाकी अगर कोई कंपनी कोई शेयर होल्डर आपसे बोले कि नहीं मुझे हार्ड कॉपी चाहिए ही चाहिए, तो आपको उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसमें आपके पास कोई बेनिफिट नहीं है। देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ द मीटिंग? There will be practically no place of the meeting. क्यों? क्योंकि आपकी मीटिंग वर्चुअली कंडक्ट हो रही है। आपका एक डायरेक्टर एक जगह पे बैठा है, दूसरा डायरेक्टर दूसरी जगह बैठा है, तीसरा डायरेक्टर तीसरी जगह बैठा है, चौथा डायरेक्टर चौथी जगह बैठा है, और मेंबर्स सब अपने एरिया से अटेंड कर रहे हैं। कोई अपने घर से अटेंड कर रहा है, कोई अपने ऑफिस से अटेंड कर रहा है, कुछ लोग कार में भी बैठ के अटेंड करते हैं, लेट मी से दैट। सो देयर विल बी नो प्लेस ऑफ दिस मीटिंग। यू विल हाउएवर हैव टू प्रोवाइड कि ये मीटिंग उन्होंने ज्वाइन कैसे करनी है, उसकी डिटेल्स आपको नोटिस में डालनी ही पड़ेंगी। हाँ, अगर कोई आपकी फॉर एग्जांपल ऐसी कंपनी है कि हस्बैंड वाइफ डायरेक्टर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, या बाप बेटा डायरेक्टर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, तो भाई उनकी फिजिकल मीटिंग करा दो, घर बैठ के उनके करा दो, उनके ऑफिस में बैठ के करा दो। वहां पर फिर आपको ये रिक्वायरमेंट्स की ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 2 people कैन मीट इजिली विद सोशल डिस्टेंसिंग। एक्सक्यूज मी। इज देयर एनी एक्सक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड प्रिंसिपल? अब जो ये 1000 वाली लिस्ट है उसमें आप किसको काउंट नहीं करोगे? उसके अंदर आप काउंट नहीं करोगे लार्ज शेयर होल्डर्स जिसके पास 2% या मोर शेयर होल्डिंग है, promoters of the company, institutional investors of the company, directors of the company, KMP of the company, chairperson of the audit committee, chairperson of the stakeholders relationship committee, chairperson of the nomination remuneration committee, and the auditors of the company. अब auditors कौन से auditor? यानी कि आप स्टार्ट ऑडिटर, आप इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर, तीनों को इस कैटेगरी में कवर किया गया है। तो इनको आप 1000 की लिस्ट में काउंट नहीं करेंगे, या 1000 से एडिशनल, जैसे मैंने 40 का एग्जांपल दिया था, वो 40 के एडिशनल चलेंगे ये सारे मेंबर्स। Until and unless it's a close knit family affair of a company. Next, कब तक मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरी 11 बजे की मीटिंग है तो 10:45 से मेरी फैसिलिटी ओपन हो जानी चाहिए ज्वाइन करने की, और 11:15 तक तो ओपन रहनी ही चाहिए। 11:15 की जगह मैं 11:30 करूँ, दिस इज अ सेपरेट इशू, but 10:45 to 11:15 my window to join the meeting has to be kept open as per the FAQs. अब जहां पर मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स एक दूसरे को नहीं जानते, मेरे को सबको यूनिक पासवर्ड देना पड़ेगा। जहां पर कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, एक ही घर के सदस्य हैं जो कि मेंबर्स हो, तो एक कॉमन पासवर्ड उनके लिए अडॉप्ट किया जा सकता है। वोटिंग कैसे होगी? वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली होगी ड्यूरिंग द मीटिंग।
रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड करेंगे और कोरम भी आप सेक्शन 103 के हिसाब से ही चेक करेंगे। ये 5 मेंबर्स होंगे, 15 होंगे, 30 होंगे, एज पर दी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी आपको कोरम एसरटेन करके डालना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि पहले हम प्रैक्टिकली जब एजीएम्स होते थे हम कहते थे भाई प्रॉक्सी दिखा दिया। अब इस साल प्रॉक्सी मना कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग कर रहे हो तो। only and only member of the company has to attend. Proxy cannot attend the meeting. वो वोटिंग भी नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने रिमोट ई वोटिंग से पहले वोट नहीं करा है वो ऑनलाइन ई वोटिंग करेंगे एट द टाइम ऑफ द मीटिंग, या फिर शो ऑफ हैंड्स। तो यानी कि मेरे पोर्टल पे क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, एक वोटिंग की फैसिलिटी, पोल जिसको कहते हैं। अब पोल सिर्फ ये नहीं है कि पोल है तो पोल जनरेट कर दिया, फाइनल रिजल्ट आ गया, नहीं, आपको ये भी पता चलना पड़ेगा कि आखिर आपके किस मेंबर ने क्या वोट करा है। दैट हैज टू बी मेंटेन्ड विद यू। तो ऐसा पोर्टल चूज करिएगा जो आपको डिफरेंस इन वोट सबका दिखा पाएगा कि अगेंस्ट विच मेंबर जो अटेंड कर रहा है उसका क्या वोट है। देन शो ऑफ हैंड्स भी ऑप्शन है जहां पर आप ऐसे शो ऑफ हैंड सबसे करा लो कि जो जो वोट इन फेवर कर रहा है हाथ रेस कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिजर्व कर लो। Many companies are taking that. Then whether we need to publish advertisement for e-voting? Yes, section 108 के जितने compliances हैं e-voting से related आपको वो follow करना पड़ेगा। Now, I think I'll notice के अंदर, हाँ, this is a very important aspect. अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करवा रहे हैं तो आपको कुछ एरियाज का स्पेसिफिक ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किस हिसाब से आपको मीटिंग अटेंड करनी है, क्या प्रोविजंस का आपको ध्यान रखना है, क्या डिटेल्स आपको देनी है in respect of attending the meeting in light of the circular FAQs, वो आपको देना पड़ेगा। एक हेल्पलाइन नंबर आपको देना पड़ेगा अपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर का, RTA का, ताकि किसी शेयर होल्डर को, मेंबर को अगर अटेंड करने में प्रॉब्लम आए तो वो इनको कॉल करे और वहां से हेल्प ले ले। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आपको इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवानी पड़ेगी, जो कि आपको फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आपका ओपन रहता है फॉर इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ एजीएम। आपका रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स, रजिस्टर ऑफ लोन्स, रजिस्टर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये सारे रजिस्टर्स इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहते हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ओपन रखने पड़ेंगे अगर आप वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं फॉर योर इंस्पेक्शन बाय योर शेयर होल्डर्स। देन जो नोटिस है वो कंपनी की वेबसाइट पर, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर पहुंच जाना चाहिए, और स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड कंपनी है तो टाइमली पहुंच जाना चाहिए कि किस डेट पर आपकी मीटिंग है और कैसे कंडक्ट करी जाएगी। अब that was about CFSS. Any questions pertaining to CFSS before I move to the next segment? Nikita says here कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कहता है वेन्यू का डिटेल आपको नोटिस और एजेंडा में देना है। तो फिर भी हमको प्लेस मेंशन नहीं करनी। निकिता, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जरूर कहता है कि आपको वेन्यू की डिटेल डालनी है नोटिस और एजेंडा में, बट ये जो FAQs आए हैं April 9, 2020 के बाय MCA, उसके अंदर लिखा गया है देयर विल बी नो प्लेस ऑफ द मीटिंग। तो जब प्लेस ऑफ द मीटिंग उन्होंने स्पेसिफिकली डिस्पेंस अवे कर दिया है इन दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, इन दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ FAQs, तो ऑटोमेटिकली वो आपके सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को सफाइस कर जाएगा जब द मैनरिज्म टू अटेंड द मीटिंग आप लिख दोगे इन योर notice and agenda of that particular meeting. So the coordinator of the meeting यानी कि टेक्नोलॉजिकल हेल्प की बात कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हो, डायरेक्टर की बात कर रहे हो, और कौन से डायरेक्टर की बात कर रहे हो, बिकॉज नॉट एवरी कंपनी विल हैव अ चेयरमैन ऑल्सो। So here the best way is follow the FAQs, and there is no venue of the meeting. You will have to give the details of how to access and attend the meeting. Then please give the reference of the circular which mentions that proxy cannot attend meeting through EBC. April 9, 2020 का MCA का ये वाले FAQs हैं जो मैंने टॉप ऑफ द स्लाइड भी लिखा हुआ है। April 9, 2020 FAQs on holding extraordinary general meetings through video conferencing or other audio visual means. This is the particular circular you have to refer back to. Particular notification you have to refer back to. I hope that satisfies your questions. Now I move on to see our chat में there's something for me. Because उसके subsequent
I would move to the next portion. Okay, no more questions yet. So I'll move on to the next area. आईईपीएफ के फॉर्म्स इन्होंने इंक्लूड करे थे, बट आईईपीएफ फॉर्म्स के लिए इन्होंने बोला कि अब इनकी फाइलिंग भी आप विदाउट एडिशनल फीस 30 सितंबर तक कर सकते हो। इसको सीएफएसएस का डायरेक्ट पार्ट नहीं बनाया, बट इसके लिए अप्रैल 13 को, मार्च 31 का आपका सीएफएसएस है, इधर अप्रैल 13 को दे हैव कम अप विद अनदर क्लैरिफिकेशन एंड दे से कि आईईपीएफ फॉर्म्स कैन बी फाइल्ड टिल 30 सितंबर विदाउट एनी फाइलिंग फीस, चाहे कंपनी कर रही है चाहे शेयर होल्डर कर रहा है। देन अप्रैल 21 को दे केम विद द नेक्स्ट एरिया वेयर दे से कि भाई अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 31 को खत्म हो रहा है, तो जिसको एजीएम करनी होती है 6 महीने तक, यानी कि जून 30 तक जिनको एजीएम करनी थी, वो अगर सितंबर 30 तक करेंगे हम इसको वायलेशन नहीं मानेंगे। तो इन्होंने दिसंबर 31 वालों को तो बेनिफिट दे दिया, बट इन्होंने आई विल हैव टू पिक दिस अप, बट उन्होंने क्या कहते हैं बेनिफिट उनको नहीं दिया जिनका सितंबर 30 तक एजीएम करनी थी। यानी कि हमारी कंपनीज जिनका मार्च 31 में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, इनके लिए बेनिफिट नहीं है। उनको अभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आई है दैट दे विल हैव टू स्पेसिफिकली, क्लैरिफिकेशन आई है एजीएम के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड द मैनरिज्म इज फॉर्म जीएनएल 1 में हमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, दिस इज लॉन्ग लॉस्ट बिकॉज अब रिजर्व कंपनी, क्योंकि प्रैक्टिकली मेनी स्टेट्स हैव ओपनड अप and very few are under lockdown. So this one on NCA relaxing the timeline for resolving company or LLP names is now no more applicable. But since it forms part of the set of relaxation, so I'm not removed it from here. अगला मैंने एक बात करी थी कि चार्ज फॉर्म को वहां पर डील नहीं किया है इन द सीएफएसएस, उसके सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन आई जी जून 17, 2020 को। अब ये नोटिफिकेशन क्या कहता है कि भाई जितनी भी क्रिएशन या मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है उनके लिए हम टाइमलाइन एक्सटेंड कर रहे हैं। सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज यानी कि सीएचजी 4 के लिए नहीं है, ये सीएचजी 1 और सीएचजी 9 से रिलेटेड एक्सटेंशन है कि भाई जिसका भी आपका फॉर्म का टाइमलाइन 1 मार्च से पहले तक का था, डेट ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज was before 1st March 2020 but the timeline of form had not expired, तो उसको यानी कि 120 दिन का जो आगे का टाइम पीरियड होता है टू फाइल वो नहीं एक्सपायर हुआ है, या फिर क्रिएशन 1 मार्च से लेकर सितंबर 30 तक का है, तो वो लोग इस स्कीम को एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं, इस स्कीम के अंडर फॉल कर सकते हैं और फॉर्म सीएचजी 1 और सीएचजी 9 इसके अंदर फाइल कर सकते हैं। तो टाइम लैप्स नहीं हुआ है तो आप इसका अवेल करें। सीएचजी 4 यानी कि सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए आप इसको अवेल ना करें। अगर आपने पहले इस नोटिफिकेशन से पहले अगर कोई फॉर्म फाइल कर दिया है, इसको इसमें कवर नहीं किया जाएगा, रिफंड नहीं दिया जाएगा। और अगर फॉर्म आपका रीसबमिशन में है तो भी आपको रीसबमिशन ऑल्सो मीन्स आप फॉर्म सबमिट कर चुके हो, इट इज पेंडिंग कंसिडरेशन बाय द आरओसी ऑफिस, तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। नाउ वी कम टू इम्पैक्ट ऑन डायरेक्टर्स रिपोर्ट। सबसे पहला, अब सिर्फ डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं, आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट भी अफेक्ट करेगा। अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा किस बात की? गोइंग कंसर्न। ये आपकी अगले साल की डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी अफेक्ट करेगा एंड 7 days ऑफ योर मार्च भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी आ जाते हैं। एक आता है 7 days ऑफ माई मार्च, दूसरा आता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिफोर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न का एस्पेक्ट आ सकता है बिकॉज मेनी कंपनीज हैव शट डाउन, मेनी कंपनीज हैव सेड कि हमारा स्ट्राइक ऑफ करवा दो बिकॉज हमारा बिजनेस खत्म हो चुका है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की आज मैं बात करूं तो मेनी पीपल हैव एक्चुअली लेफ्ट द रेस्टोरेंट्स, व्हाई? बिकॉज पीपल आर स्टिल नॉट कमिंग एट दैट लार्ज सेगमेंट। सो एज टू अ गोइंग कंसर्न, आपका क्लाइंट अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या दिखाएगा एंड एज पर यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन यू इवैल्यूएट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, डू यू फील दैट इट इज लायबल टू बी अ गोइंग कंसर्न और नॉट? अगर कंपनी उसके बाद बंद हो चुकी है या बंद होने के कगार पर है, एप्लीकेशन फाइल करने वाली है, तो गोइंग कंसर्न नहीं बची। You will make a statement accordingly in your audit report and the company will give its perspective in its director's report. Possible effect on asset valuation. Let me give you an example. There is an African based company जो कि oil and gas exploration में थी, worldwide इसके operations चल रहे थे। After COVID in the month of July there comes a news that this company has stopped its worldwide operations. इसका asset क्या था? जो
एक्सप्लोरेशन के लिए ये लैंड खरीदते थे, वो लैंड बैंक इनका एसेट था। जो इस पे काम नहीं कर पाए, उस एसेट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली गिर गई। 6 महीने का इनको बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो इनके एसेट की वैल्यूएशन वहां पर गिरते ही कंपनी की वैल्यूएशन गिर गई और कंपनी डिसाइडेड टू शट इट्स ऑपरेशंस। So possible effect of COVID-19 on the asset valuation of the company as a subsequent event will make impact on your auditor's report also, will make an impact on their balance sheet also, will make an impact on their director's report also. Third, subsequent events की जहां मैं बात कर रही हूँ तो could be anything. मेरी कंपनी ने दूसरा बिजनेस खोल लिया, मेरी कंपनी ने अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस बंद कर दिया, मेरी कंपनी का एसेट बर्बाद हो गया, मेरी कंपनी की मशीनरी में जंग लग गई, तो अब काम नहीं हो सकता। मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं आया बिकॉज रॉ मटेरियल वाली कंपनीज बंद हो गई। सो दोज अगेन वुड बी दोज सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ चाह सकते हैं इन योर ऑडिट रिपोर्ट। तो वो आपको देखना है और इवैल्यूएट करना है कि इन दैट स्पेसिफिक क्लाइंट्स बिजनेस व्हाट इज दैट सब्सिक्वेंट इवेंट which could possibly make an impact and would require a comment by you as a chartered accountant, as an auditor. Then COVID-19 में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को बहुत जोर से हिलाया। सबसे ज्यादा लोग डिस्कशंस पे आ गए थे लीज रेंटल्स को लेके, मॉल्स खाली हो गए। दिल्ली के खान मार्केट की बात करूं, practically 50% of the market is now empty. Why? Because the shop owners decided that they cannot pay those rents, so they vacated those places. तो अगर लोगों के लीज रेंटल्स का प्रॉब्लम आया, ईएमआईज का प्रॉब्लम आया, इसीलिए शायद एक ये भी नोटिफिकेशन आई आईबीसी के अंडर दैट एनी डिफॉल्ट फॉलोइंग विद इन द पीरियड ऑफ कोविड, उसका अगला 6 महीने तक आप कोई केस नहीं फाइल कर सकते, प्लस अगले 1 साल तक भी उसका कोई केस मार्च 31 तक फाइल नहीं हो सकता। उसके ऊपर आईबीसी के अंडर प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती। एनी अदर मैकेनिज्म दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट, बट आईबीसी के अंडर उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती फॉर कोविड स्पेसिफिक डिफॉल्ट which happens in the first 6 months, that is April to September. So this could be any stand on a default on contractual obligations. कोई contract है वहां पर पेमेंट्स करनी थी, नहीं कर पाए, उसके ऊपर जनरली हम कहते हैं डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट की पेमेंट नहीं हो पाई। रिपोर्टिंग है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो अगर लोन आपने पे नहीं करा या लोन का इंटरेस्ट नहीं पे करा तो आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, जिसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द बैंक विद द बैंक, अगर मैंने कोई चार्ज भी क्रिएट कर रखा है और उस पर लोन भी कर रखा है, तो वहां की मेरे को डिटेल अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में डालनी है मैं, क्योंकि दिस इज अ डिफॉल्ट बाय द कंपनी। बट इसको मैंने ट्रीट कैसे करना है, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज वन नोटिफिकेशन कि अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट आता है 6 महीने तक, तो उस डिफॉल्ट के ऊपर आप आईबीसी में एक्शन नहीं ले सकते, बट वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पे डिफॉल्ट तो आया है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई और लॉ की कंप्लायंस है या नॉन कंप्लायंस है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी के एडिक्वेट हैं या नहीं, क्या कोई ऐसा लूप होल है जो वर्किंग फ्रॉम होम के टाइम कंपनी ने बाद में आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से मिसयूज हुआ या हो सकता था। बिकॉज ऐसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स नहीं हो सकते जो आपको अब आज की सिचुएशन में जो बात होती है वो ये है कि भैया आपके आईएफसी ऐसे होने चाहिए जो आपके विद इन योर स्पेसिफिक ऑफिस एरिया ही नहीं, आप ऑफिस के अलावा कहीं से भी काम करो, इट शुड बी एप्लीकेबल। सो एनी सच लूप होल्स in your IFCs which have been detected subsequent to COVID-19 when people were working from home for the companies, if at all, उसके ऊपर रिपोर्टिंग आपकी जाएगी, बिकॉज आईएफसी की रिपोर्टिंग आपकी ऑडिट रिपोर्ट में भी जाती है, कारों में भी जाती है, और डायरेक्टर्स को भी अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डालना होगा। देन साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होगी? अच्छा, मेरा एक डायरेक्टर अगर बैठा है दिल्ली, एक डायरेक्टर मेरा बैठा है मुंबई, एक डायरेक्टर मेरा बैठा है यूपी, साइन कैसे करेंगे? जनरली लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग कॉल कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल अप्रूव करके बोल दिया कि सर मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, वहां पर उसने प्रिंट आउट निकाला, साइन करा, स्कैन करा, वापस भेजा, फिर उसी ईमेल पे उसने दूसरे डायरेक्टर को मार्क किया, दूसरे डायरेक्टर ने प्रिंट निकाला, अपना साइन करा, स्कैन करा, 2 के साइन हो चुके हैं, तीसरे को भेजा, तीसरे ने प्रिंट निकाला, साइन, स्कैन, थ्रू दी कंट्रोल्ड मीटिंग, वहीं पर सबने अप्रूव करने के बाद साइन करके वापस भेज दिया। Many people are adopting that mannerism also, जहां पर virtual meetings दिखा रहे हैं। Many people are affixing the DSCs at the time of the meeting to show this was the timing of the meeting, और उसी टाइम पर उसी सेम IP एड्रेस से जिससे मीटिंग कंडक्ट जिसमें मीटिंग में अटेंड कर रहा था उसी IP एड्रेस से DSC अटैच हुआ है। अब इसके अंदर एक पॉइंट और आता है, काफी क्लाइंट्स के DSC होते हैं हमारे पास, अब हम कैसे साइन करें?
हम इस बार उनसे ईमेल पे पहले लिखवा लेंगे कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट अप्रूव कर रहे हो और आपने हमें साइन लगाने को बोला है, तो हम लगा रहे हैं, उस पर उनकी कंफर्मेशन आएगी, देन वी विल अफिक्स देयर सिग्नेचर्स एंड सेंड इट टू देम। देन स्टेट ऑफ अफेयर्स कंपनी के जो हैं, कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है। मैडम यहाँ एक इंटरप्ट करूंगा जी सर। इसमें साथ में एक चीज और जरूरी नहीं कि उनसे ये भी लिखवा लें कि यू हैव सेंड द साइन टू अस फॉर साइनिंग पर्पज। सर कर सकते हो, अगर उनसे डॉक्यूमेंट आ रहा है दैट maybe the email could be drafted by them to Yes. us as that this document is being sent to you which has been approved by me and my digital signatures which are lying in your office and I could not collect. नहीं, not lying. I am sending you. काहे को हम लाइन लिखवाएं मैडम? Which are lying in your office. I am sending you my DSC for signing it, so that he can't claim in future कि you misuse my DSC. I am sending you my DSC. You can reword it like that also. Absolutely correct. Absolutely correct. Because इस पे issues बहुत आते हैं generally, जहाँ पर आप बड़ा इशू होता है कि आपने मेरे डीएससी का मिसयूज कर लिया, तो भैया भेजा ही आपने था मुझे साइन करने के लिए। डॉक्यूमेंट आपने भेजा है, डॉक्यूमेंट आपके भेजने पे हमने साइन लगाया है। सिर्फ मुझे आप भेज रहे हो, मतलब ये हम काहे को लिखें कि योर डीएस इज लाइंग इन माय ऑफिस, हम ये काहे को लिखें? यू आर सेंडिंग टू अस फॉर साइनिंग इट एंड वी विल रिटर्न यू आफ्टर साइनिंग। इस लाइन वाले पॉइंट पे एक बात और कर सकते हो कि अगर जनरली आपके ऑफिस में ये प्रैक्टिस है कि आप डिजिटल सिग्नेचर्स अपने क्लाइंट के अपने पास रखते हो, या फिर कुछ क्लाइंट्स आपके पास छोड़ते हैं, तो आप उनसे एक स्टार्टिंग में एक डॉक्यूमेंट साइन करवा के रखवा लो कि हम आपका डीएससी आपके कहने पर अपने पास रख रहे हैं अफिक्स करने के लिए, एंड जो भी फॉर्म पे हम डॉक्यूमेंट पे डीएससी लगाएंगे हम आपको पहले ईमेल पे भेजेंगे, आप अपना अप्रूवल भेजोगे, उसके बाद हम डीएससी लगाएंगे। तो जितने भी फॉर्म्स पे डॉक्यूमेंट्स आपने डीएससी अगर लगाया होगा, आपने पहले उनको भेजा, उनसे ईमेल पे अप्रूवल ले ली, डीएससी लगा दिया, यानी कि आपने जिस पे लगाया वो सिर्फ वही फॉर्म्स थे अप्रूवल लेने के बाद। दैट कुड बी वन मैकेनिज्म जो आप अपने एसओपी में डाल सकते हो। और अभी के लिए ये हो सकता है कि आप ईमेल पे उनसे डॉक्यूमेंट मंगवा के उसी ईमेल पे उनसे लिखवा लो कि प्लीज मेरा डीएससी फिक्स करके मुझे वापस भेज दो। डोंट राइट एनीथिंग एल्स। बहुत बड़ा इशू हो गया आजकल, बहुत बड़ा इशू हो गया, बहुत बड़ा इशू हो चुका है, तभी मैंने यहाँ पे ये पॉइंट पिक कर लिया। मेनी पीपल ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का मैटर आता है एनसीएलटी के अंदर, वहां जाके बोलते हैं हमारे सीए ने डीएससी लगा दिया था, हमारे सीएस ने डीएससी लगा दिया था, हमारे लॉयर के पास डीएससी पड़ा था उसने लगा दिया था, मैंने नहीं करा। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। तो इसीलिए मैंने एक चीज क्या लिखी कि डायरेक्टर्स ने भी आजकल लिखना शुरू कर दिया कि जिस आईपी एड्रेस से अटेंड कर रहा है उसकी आईपी एड्रेस से उसने डीएससी अफिक्स करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वापस ईमेल करा है। दैट इज आल्सो हैपनिंग, सो दैट इज द रीजन दिस पॉइंट रिक्वायर्स। मेरा तो इसमें एक सजेशन और है कि आप डायरेक्टली उनसे मेल लिखो। उससे बेटर चीज ये है कि वो एक लेटर लिखिए, उसका प्रिंट निकाले, साइन करे, उसको स्कैन करके फिर मेल पे भेजे, वरना कल को ना वो ये भी क्लेम कर सकता है मेरे पास मेरा इसका जो पासवर्ड हो सीए के पास में। बेस्ट तरीका ये रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, दैट्स व्हाट आई सेड। साल के स्टार्टिंग में आप एक लेटर अलग से पहले लगवा लो, बस एक लेटर लिखिए, साइन करे, उसको साइन करके स्कैन करके उसको मेल पे डाल दे उसको, उसके बाद कोई इशू आ ही नहीं सकता उसके बाद में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। I totally agree with this particular point. Next, दिनेश जी के fruitful addition के बाद on this particular point, let me come to the next point here because I think we are already short of time. We are on 4:54 और आप लोगों के queries भी कुछ आए हुए हैं और in the process होंगे by the time we end. So let me take on to the last two slides. जितने कंपनी के आपके stakeholders हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्प्लॉइज, वेंडर, सप्लायर्स, भाई थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जिससे चाहिए मंगवा लो। बहुत लोग होंगे जो कहेंगे बैड डेट ट्रीट करो। देन देयर वुड बी मेनी इन्वेस्टर्स जो अब आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने लायक नहीं बचे होंगे। व्हाई? बिकॉज दे वुड फील दैट इस बिजनेस की अब वायबिलिटी नहीं बची। तो अगर वहां से पैसा नहीं आ रहा होगा तो दैट वुड बी अ लॉस टू योर कंपनी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल विदाउट नेमिंग द कंपनी। एक कंपनी है, चाइना से इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, क्लोज टू आई थिंक 15 CR। सब्सिक्वेंट टू कोविड जब इतना एंटी चाइना हो गया, दे डिसाइडेड नॉट टू सेंड द फंडिंग। नाउ दिस कंपनी लैंडेड अप इन अ सूट। दे आर लुकिंग फॉर सब्सिक्वेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया इन दैट पर्टिकुलर एरिया। they are into virtual reality segment. So this is also an impact कि आपका इन्वेस्टर नहीं पैसा दे रहा है, आपका इन्वेस्टर अब मुकर गया है, आपका वेंडर पैसा नहीं दे रहा है, बैड डेट आ गया है। तो अगर आपके क्लाइंट के बिजनेस में ऐसा भी कुछ सिचुएशन है, वो आपके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करेगा बिकॉज आपके ऑडिट रिपोर्ट में आपको मेंशन करना पड़ जाएगा और आपका गोइंग कंसर्न का एरिया भी इंपैक्ट कर जाएगा। देन क्या आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो आपको
फॉलो करनी चाहिए एज अ कंपनी, वो आपके डायरेक्टर को आपको बतानी पड़ेगी, और अगर उसने नहीं फॉलो करा तो एज एन ऑडिटर आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। देन जो रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट की, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आना चाहिए, और कंपनी ने कौन से रिलैक्सेशन का बेनिफिट उठाया है एज एन ऑडिटर, प्रेफरेबल है ऑडिटर्स रिपोर्ट में डाल दो। अगर कोई रेगुलेटरी चेंज आ रहा है, कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल लीज रेंटल से रिलेटेड केसेस चले, बट इन दी एंड दे सेड सब्जेक्टिव है, अपने अपने केस के हिसाब से आइडेंटिफाई करो। तो कोई अगर कंपनी किसी जुडिशियल प्रेसिडेंट को यूज कर रही है, तो उसके बेसिस पर अगर वो कोई ट्रीटमेंट कर रही है, तो आपको एज एन ऑडिटर लिखना पड़ेगा कि कंपनी ने ये ट्रीटमेंट करा है जो आपके हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं है। With that, I close down on my presentation. Any queries are welcome on this particular topic that we've dealt with today. Use of DSC even with permission of client is subject to Information Technology Act. Yes, Rakesh ji, it is subject to Information Technology Act, and that is why both myself as well as Secretary CIRC, Dinesh ji had suggested कि आप लेटर पहले से मंगवा के रख लें कि भाई DSC आप उनके परमिशन से अपने पास रख रहे हैं, और हर बार कोई डॉक्यूमेंट हो तो आप उनसे ईमेल मंगवाकर साइनिंग के लिए उनसे रिक्वेस्ट जनरेट करवाओ कि आप वो चाहते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट साइन करके भेजें उनको, और तभी आप वो पेपर डॉक्यूमेंट साइन करके आप उनको भेजें ईमेल पर। एनी फर्दर क्वेश्चंस एनीवन प्लीज? राकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूज ऑफ डीएससी इवन विद परमिशन फ्रॉम क्लाइंट इज सब्जेक्ट टू आईटी एक्ट। सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है, एकदम सही। I'll tell you, sir, until last 2-3 years, maybe all of us are not even willing to talk on a topic like this, because तब तक एक हमारा हैबिट बन चुका था कि यार क्लाइंट का डीएससी हमारे पास पड़ा है, जब आया फॉर्म लगा दिया भेज दिया। बट अब वो अवेयरनेस आ चुकी है लास्ट 3-4 years में। इवन एज अ कंपनी सेक्रेटरी आई वुड अग्री कि भाई हम क्लाइंट से पहले ले लेते हैं, उसके बाद उनसे साइन करवा के फिर ही हम उनका डीएससी यूज करते हैं आफ्टर ऑथराइजेशन। ज्यादातर कंपनी जो उनका जो फैमिली डिस्प्यूट होता है, वो फैमिली डिस्प्यूट पूरा ठीक रहा पूरा सीए के माथे, तो कम से कम हम अपने ऊपर क्यों करें उस। नहीं, ये होता है, मेरा बड़ा भाई का जान पहचान का सीए था, सीए से वो डील कर रहा है, या मेरे छोटे भाई के जान पहचान का सीएस था, सीएस से वो डील कर रहा था, इसलिए डीएससी फिक्स हो गया। हैपेंस वेरी प्रैक्टिकल। हमने उनके लिए 100 काम अच्छे किए, वो काउंट नहीं होते, गलती से एक काम हो गया तो वो सारा वो सिर्फ जीवन पर प्रोफेशनल पे आता है, उस एक काम को जीवन भर याद रखेगा वो। मैम आजकल तो वैसे भी सीएस बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा। किसी भी मिनिस्ट्री की बात देख लो, किसी क्लाइंट की तरफ से देख लो, पासिंग द बक जब चलता है तो भाई हमने नहीं करा, हमारे प्रोफेशनल ने करके दिया था, मेरे प्रोफेशनल ने एडवाइस किया था। स्ट्राइक ऑफ कंपनीज के टाइम इनिशियली फर्स्ट एप्लीकेशंस जो गई थी ना रिवाइवल की, उसमें क्या लिखा था, हमारे प्रोफेशनल ने हमें मिसगाइड किया था, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमें बताया नहीं था, हमारे कंपनी से हाँ मेनी वर राइटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो पीपल वर लाइक यार हाफ ऑफ द फर्म्स हैव टू बी सर्टिफाइड बाय सीएस, तुम्हारी गलती थी, तुम सीए का नाम लगा रहे हो। एंड दैट वाज रियली लाइक हर्टिंग टू सी और रीड सच पिटिशंस। So some of us, we decided that we'll write that we could not go for professional filing. We could not engage a professional. Something like that started happening. लेकिन हमारा एक प्रोफेशन है जो पहले काम करता है, बाद में फीस मांगता है। Absolutely. हमारे प्रोफेशनल पहले फीस लेते हैं, बाद में काम करते हैं, और हमारे तो 1 साल बाद आए तो भी कोई बात नहीं, चलो चलने दो काम बंदे का काम चलने दो। So lawyers की एडवांस में लेते हैं 50%, उसके बाद काम करते हैं। मैडम डॉक्टर्स के पास जाओ ना, वो पहले बता ही देता है कि वो आपकी वो पर्टिकुलर उसको डॉक्टर भी है या नहीं है, पहले फीस जमा कराएगा, बाद में पूछेगा क्या प्रॉब्लम आपकी, सॉरी मैं इसको देखता ही नहीं हूँ, एंड गो। पहले बाहर कहेगा, पर्ची कटवाओ, फिर अंदर आना, फिर बात करूंगा। That also happens, but here somehow clients also now have started having that awareness. Vidya ji, coordinates will be there in the email that will be shared by Sunandana ji. जब मैं उनसे presentation share करूंगी. Any questions in respect of the topic that has been covered today are welcome. And I hope it was a fruitful discussion for all of you, and I could provide certain insights जो आपके professional endeavors में आप सबको आगे help करेंगे. And with that, I would also like to thank Mathura branch and their team for having me here for this particular seminar, a webinar. LLP also have to file CFSS. अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है. LLPs वाले में अभी उनको सिर्फ स्कीम ही बोला है. But most cases जैसा वेब फॉर्म यहाँ पे आएगा वैसा वेब फॉर्म वहाँ भी आ जाएगा. Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. It was really very interactive, and I expect कि members को भी बहुत fruitful लगा होगा. With this, I would like to request Sunandana ma'am to give vote of thanks. Thank you, Anurag.
मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीमा मैम का। बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझाया कि हमें ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अभी जब हम एजीएम के नोटिस देंगे उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझाया। और इनफैक्ट CFSS में जो हमारी जितनी भी दिमाग में कमजोरियां थी या जो चीजें नहीं पता थी, वो भी सारे कंसेप्ट आपने क्लियर कर दिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस सेलिब्रेशन। और स्पेशली दिनेश जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, पूरे टाइम आप हमारे साथ रहे, इतना अच्छा इंटरेक्टिव डेलिब्रेशन था और उसमें आप भी रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ में अपने सारे मेंबर्स और सारे अटेंडीज को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ये वेबिनार अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. Thank you. थैंक यू रीमा मैडम, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच मैडम। Thank you so much, sir. Thank you, Thank ma'am. you, sir. Thank you.